एवरीवन, आज हम लोग करने वाले हैं स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल के कुछ प्रैक्टिस सेट क्वेश्चन जो आपके AJE टेक्नीशियन मतलब सारे एग्ज़ाम जो टेक्निकल के होने वाले हैं, चाहे वो सिविल हो, ठीक है। आप दो ब्रांचों को मिला के देख लीजिए, चाहे वो सिविल हो या मैकेनिकल हो, ठीक है। दोनों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो चलो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, कह रहा है कि ए बार, पहले मैं पेन चेंज कर लेता हूँ यहाँ से। कह रहा है बार 2 सेंटीमीटर क्रॉस सेक्शन एरिया, 2 मीटर स्क्वायर क्रॉस सेक्शन एरिया सब्जेक्टेड टू 150 न्यूटन फोर्स इन द गिवन फिगर। तो व्हाट विल बी द स्ट्रेस। हमको पता है जो स्ट्रेस होती है वो क्या होती है, इंटरनल रेजिस्टिंग फोर्स अपॉन एरिया। एक्चुअल में तो लोड कितना लग रहा है 150 न्यूटन और एरिया है आपका 2 मीटर स्क्वायर, तो ये कटेगा तो आ जाएगा 75 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। 75 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। और चूँकि लोड का नेचर कितना है, लोड का नेचर है टेंसाइल, तो जो स्ट्रेस आएगी वो भी टेंसाइल की नेचर की होगी। तो यहाँ पर टेंसाइल और 75 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर ऑप्शन डी में है, तो ये ऑप्शन डी इसका क्या है, करेक्ट आंसर है। फिर इससे रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण चीज़ों को हम लोग ध्यान में देंगे। क्या क्या है वो ये है कि मटेरियल की बात किया जाए, होमोजीनियस क्या मटेरियल होता है, मटेरियल विच हैव सेम इलास्टिक प्रॉपर्टी एट एनी पॉइंट इन ए गिवन डायरेक्शन। किसी ये मान के चले मटेरियल है, हर एक डायरेक्शन में किसी भी पॉइंट पर जो मटेरियल की प्रॉपर्टी इधर E1 है तो इधर भी E1 ही होगी, ठीक है। इधर E2 है तो इधर E2 भी होगी, किसी भी पॉइंट पर ले लो तो उसे कहते हैं होमोजीनियस। आइसोट्रोपिक का थोड़ा सा दूसरा नज़रिया है, कह रहा है किसी पार्टिकुलर पॉइंट पर हर एक डायरेक्शन पर प्रॉपर्टी क्या होगी, सेम होगी। मतलब हर एक डायरेक्शन पे प्रॉपर्टी सेम होगी लेकिन डिफरेंट पॉइंट पर डिफरेंट होगी। यानी इधर यदि E1 या E2 है तो ये A होगी, ठीक है। तो इसे क्या कहते हैं, आइसोट्रोपिक मटेरियल। दिस मटेरियल हैज़ द सेम आइडेंटिकल प्रॉपर्टीज इन ऑल डायरेक्शन एट ए पॉइंट। मतलब किसी पॉइंट पर सभी डायरेक्शन में प्रॉपर्टी सेम होगी। यानी सो प्रॉपर्टी क्या होता है, इट हैड डिफरेंट प्रॉपर्टी इन ऑल डायरेक्शन। सभी डायरेक्शन में प्रॉपर्टी क्या होगी, डिफरेंट डिफरेंट होगी। यानी मान के चलिए ये कोई मटेरियल है तो सभी इधर E1 है तो इधर E2 होगी और इधर की डायरेक्शन में E3 होगी। तो ये क्या है आपका, ये है आपका एनिसोट्रोपिक मटेरियल, ठीक है। और ऑर्थोट्रोपिक मटेरियल क्या है, ऑर्थोट्रोपिक मटेरियल मटेरियल विच हैज डिफरेंट प्रॉपर्टीज़। मतलब अलग अलग प्रॉपर्टीज़ होती हैं किसमें, 3 म्यूचुअल परपेंडिकुलर डायरेक्शन। तो ये हमने 3 ही दिखाई लेकिन इसमें बहुत सारी डायरेक्शन में होती है जो एनिसोट्रोपिक मटेरियल होता है। 3 परपेंडिकुलर डायरेक्शन, तीनों में क्या होती है, यदि डिफरेंट है तो उसे हम कहेंगे ऑर्थोट्रोपिक। इसका सबसे अच्छा उदाहरण क्या है, वुड, लकड़ी है, ठीक है। अब यहाँ पर हम देखेंगे पॉइजन रेशियो क्या है। तो पॉइजन रेशियो अनुपात क्या होता है, तो पॉइजन रेशियो का होता है लेटरल स्ट्रेन माइनस साइन के साथ, लेटरल स्ट्रेन अपॉन लीनियर स्ट्रेन। या लेटरल स्ट्रेन को दूसरे नाम से हम लोग जानते हैं, लेटरल स्ट्रेन को ही आप ट्रांसवर्सल स्ट्रेन या सेकेंडरी स्ट्रेन कहते हैं। लीनियर को क्या कहते हैं आप, लॉन्गिट्यूडनल या प्राइमरी स्ट्रेन भी कहते हैं। जिसमें कॉर्क के लिए क्या होता है पॉइजन रेशियो 0 होता है कॉर्क के लिए। ग्लास के लिए क्या होता है 0.02 से 0.033 और कास्ट आयरन के लिए 0.23 से 0.27। ये पूछा भी गया है, सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं। इलास्टिक मटेरियल ये क्या होता है 0.25 से 0.4 तक होता है। स्टील के लिए 0.27 से 0.33 होता है। रबर के लिए 0.5 होता है, यानी सबसे मैक्सिमम होता है जो क्या है प्रैक्टिकली पॉसिबल है वो है। ह्यूमन टिश्यू के लिए -1 होता है लेकिन वे प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। प्रैक्टिकली जो वैल्यू होती है म्यू की वो होती है 0.5 से लेकर के 0.5। ये प्रैक्टिकली है, थ्योरेटिकली तो -1 से लेकर के 0.5 तक। तो ये क्या है थ्योरेटिकली और ये क्या है प्रैक्टिकली, ठीक है। रॉट आयरन के लिए तो 0.3 और कंक्रीट के लिए 0.10 से 0.0। तो यहाँ पर सबसे मैक्सिमम किसके लिए, रबर के लिए होती है प्रैक्टिकली देखा जाए, और कॉर्क के लिए मिनिमम होता है प्रैक्टिकली 0।
लेकिन यदि वैसे थ्योरेटिकली देखा जाए तो सबसे कम किसके लिए होता है, ह्यूमन टिश्यू। इसको ऑब्जेक्टिव मटेरियल भी कहते हैं। दोनों डायरेक्शन में क्या होती है, प्रॉपर्टी चेंज होती रहती है या डायमेंशन चेंज होती है। और हम लोग बात करेंगे कुछ डिफिनीशन, इंपॉर्टेंट डिफिनीशन की। यहाँ से देखेंगे क्या है, यंग मॉडुलस क्या है, इलास्टिक कांस्टेंट, ये इसको मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी कहते हैं। क्या होता है, लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस अपॉन लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन, ठीक है। और यहाँ पर स्ट्रेस क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया, और स्ट्रेन क्या होती है, चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। तो यहाँ से आपके आ जाएगा, ये वाला फार्मूला भी आ जाएगा। मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी को शियर मॉडुलस भी कहते हैं। ये होता है शियर स्ट्रेस अपॉन शियर स्ट्रेन, जो कि ये है। पॉइजन रेशियो क्या है, लेटरल स्ट्रेन अपॉन और लीनियर स्ट्रेन। चेंज इन डायरेक्शन मतलब ये लेटरल यानी ये वाली परपेंडिकुलर डायरेक्शन में चेंज, और ये लीनियर डायरेक्शन में चेंज, ठीक है। बल्क मॉडुलस क्या होता है, डायरेक्ट स्ट्रेस अपॉन वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। कई बार इसको प्रेशर भी लिख देते हैं, प्रेशर अपॉन वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, तो दोनों एक ही चीज़ है। फिर आपका है कि लोड विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, टाइम के रिस्पेक्ट में क्या है, तो ग्रेजुअल लोड, इम्पैक्ट लोड और सडन लोड होते हैं। तीनों में जो सबसे बड़ा होता है लोड, वो होता है आपका इम्पैक्ट लोड, ठीक है। ग्रेजुअल लोड, उसके बाद सडन लोड, और ये इम्पैक्ट लोड। सबसे बड़ा लोड कौन सा होता है, इम्पैक्ट लोड, ठीक है। और इसमें एक चीज़ और बता दें, ये वाला जो टर्म है इसको इम्पैक्ट फैक्टर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इम्पैक्ट फैक्टर भी बोलते हैं। ये वाला अंदर वाले सेक्शन, इसका मान हमेशा 2 से बाद ज़्यादा ही होता है, ग्रेटर देन 2 होता है इम्पैक्ट फैक्टर का मान। यदि हाइट 0 हो गई तब तो सडन अप्लाइड लोड में ही कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। अब आते हैं इसके आगे की चीज़ों के बारे में, थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे, ठीक है। कुछ रिलेशन है ई जी और जो 3 इलास्टिक कांस्टेंट है, ठीक है, ई जी के और यू। नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट क्वांटिटी आपकी 2 होती है, मतलब कोई इन चारों में से कोई 2 पता हो तो बाकी के 2 वैल्यू हम ऑटोमेटिक पता कर सकते हैं। तो ई बराबर 2g 1 प्लस म्यू, ई का मान 3k इंटू 1 माइनस 2 म्यू, ई का मान 9kg अपान 3k प्लस जी। और म्यू का मान यहाँ पर देखिए ई एब्सेंट है, ई एब्सेंट है, तो म्यू मान 3k माइनस 2g 6k प्लस 2g। ये होता है क्या, पॉइजन रेशियो का मान। फिर आता है होमोजीनियस मटेरियल, अभी हम लोगों ने यहाँ पर होमोजीनियस मटेरियल पढ़ा ही था। अब यहाँ पर देखेंगे होमोजीनियस मटेरियल के लिए नंबर ऑफ इलास्टिक कांस्टेंट 4 होते हैं, लेकिन नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट 2 होते हैं। ऑर्थोट्रोपिक मटेरियल यहाँ हम लोगों ने पढ़ा ही था। नंबर ऑफ जो इलास्टिक कांस्टेंट होते हैं 12 होते हैं, लेकिन जो नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट इलास्टिक कांस्टेंट होती हैं वो 9 होती हैं। यानी 9 पता हो तो 12 हम ऑटोमेटिक पता कर सकते हैं, और 2 यहाँ पर पता हो तो यहाँ 4 की वैल्यू निकाली जा सकती है। और एनिसोट्रोपिक मटेरियल के क्या होती है, नंबर ऑफ जो इलास्टिक कांस्टेंट है तो अनंत होते हैं, बहुत सारे होते हैं, लेकिन जो हमें चाहिए होते हैं इंडिपेंडेंट के होते हैं 21 पता हो तो हम अनंत का मान निकाल सकते हैं। इसका कहने का मतलब सीधा सा है। फिर आता है एक्सियल लोडिंग। एक्सियल लोडिंग के कंडीशन क्या है, प्रिज्मेटिक बार के कंडीशन में जब एक्सियल लोडिंग करते हैं तो यहाँ पर जो मान आता है PL अपान AE, यहाँ पर रो अपान A। कई बार इसको थोड़ा सा जल्दी, गामा L स्क्वायर अपान 2E ये होता है। और यहाँ पर ये भी कहा जाता है कि जो प्रिज्मेटिक बार का है, प्रिज्मेटिक बार चूँकि पहले से ही पता है एरिया कांस्टेंट ही होगा, तो इसका क्या होता है, एरिया पे डिपेंड नहीं करता है। स्ट्रेस का मान या स्ट्रेन का मान इसके एरिया पे डिपेंड नहीं करता है। सर्कुलर टेपर्ड बार के क्या होता है, 4PL अपान पाई D1 D2 होता है। क्या है, पाई D1 D2 E होता है, ठीक है। इसके बाद है रेक्टेंगुलर टेपर बार के लिए क्या होता है, रेक्टेंगुलर टेपर बार के लिए। रेक्टेंगुलर टेपर बार के भी लिए दिया गया है यहाँ पर मान। रेक्टेंगुलर टेपर बार का जो मान होता है वो क्या होता है, PL अपान log B2 अपान B1 अपान B2 माइनस B1 इंटू ET, जहाँ T क्या है, थिकनेस है, और B2 क्या है, ये लॉन्ग ब्रेथ है, मतलब चौड़ाई। यहाँ पर ये भी कह सकते हैं B2 इज ग्रेटर देन B1, ये भी कह सकते हैं। कंपोजिट बार के लिए मान के चलिए टोटल लोड P लग रहा है इसमें कंपोजिट बार में, और चूँकि कंपोजिट बार है तो डिफ्लेक्शन दोनों में बराबर होगा, तो उसके हिसाब से फार्मूला का मान रखेंगे, इक्वेट करेंगे तो जो भी सोल्यूशन आएगा तो इंडिविजुअली जो आप P1 P2 है वो A1 E1 अपान A1 प्लस A2 E2 इंटू P से ही हम निकाल सकते हैं। दूसरा P2 क्या है, A1 E2 अपान A1 E1 प्लस A2 E2 इंटू P1 इंटू P।
इससे हम P2 का मान निकाल सकते हैं। तो इस तरीके से हम लोग दोनों का मान आसानी से निकाल सकते हैं। फिर आता, ये तो हो ही गए, फिर आता है इसमें कि हाँ, प्रिज्मेटिक बार क्या। प्रिज्मेटिक बार ड्यू टू सेल्फ लोड के कारण क्या होता है, ये होता है आपका गामा रो जी, यानी वही हमने लिखा था L स्क्वायर अपॉन 2E, और ये किसका क्रॉस सेक्शन एरिया पे डिपेंड नहीं करता है। और जो यूनिफॉर्म टेपर है उसके लिए क्या होता है, डेल ई अपॉन गामा स्क्वायर अपॉन 2EA होता है। ठीक है, और प्रिज्मेटिक बार प्लस लोड दोनों लगा है, तो प्रिज्मेटिक बार के लोड के कारण ये और सेल्फ वेट के कारण ये दोनों जुड़ जाएगा, तो ये हो जाएगा डिफ्लेक्शन। इसके बाद आता है आपका थर्मल स्ट्रेस, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है थर्मल स्ट्रेस। थर्मल स्ट्रेस क्या है, तो फ्री एक्सपेंशन के केस में क्या होता है, स्ट्रेन तो होता है लेकिन स्ट्रेस का मान 0 होता है, स्ट्रेन होगा। दूसरा क्या है, दूसरा फुल्ली प्रिवेंटेड। फुल्ली प्रिवेंटेड में क्या होता है, स्ट्रेन का मान तो 0 हो जाएगा लेकिन स्ट्रेस का मान होगा, स्ट्रेन का मान 0 हो जाएगा, स्ट्रेस का मान कुछ ना कुछ जरूर होगा। लेकिन पार्सली प्रिवेंटेड है, मतलब कुछ बीच में गैप, पहले एक्सपेंड हुआ कोई स्ट्रेस नहीं, उसके बाद रिस्ट्रिक्शन हुआ तो पहले स्ट्रेस ही नहीं जनरेट हुई, x तक चला गया, तो यहाँ से L अल्फ़ा इंटू टी माइनस एक्स अपॉन एल। ठीक है, हमने इस x को माइनस किया, उसके बाद जो मान आया वो ऐसा, क्योंकि x दूरी ट्रेवल करने में तो कोई स्ट्रेस नहीं, तो ये x माइनस हम कर दिए इसमें से, तो अल्फ़ा डेल्टा टी L अल्फ़ा डेल्टा टी माइनस एक्स अपॉन एल। तो ये आपका क्या आ गया, थर्मल स्ट्रेस का मान। फिर टेपर सेक्शन के लिए पूछ रहा है कि टेपर सेक्शन में थर्मल स्ट्रेस का मान कितना होगा, तो ये होता है स्ट्रेस का मान जो होता है ई अल्फ़ा डेल्टा टी इंटू D2 अपॉन D1। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, समझ लीजिए एक तरीके से एजप्शन भी है। दो इक्वेशन को इक्वेट करके इसको लाया गया है, एक तो डिफ्लेक्शन ड्यू टू टेपर बार, दूसरा डिफ्लेक्शन ड्यू टू थर्मल स्ट्रेस के कारण। तो ये आया है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको लिख लीजिएगा, E इंटू अल्फ़ा इंटू डेल्टा टी D2 अपॉन D1। तो यहाँ से क्या हो गया, टेपर सेक्शन का वो निकल आया। फिर क्या है, ट्रू स्ट्रेस एंड स्ट्रेन देयर ए रिलेशन विथ इंजीनियरिंग स्ट्रेस एंड स्ट्रेन। तो ट्रू स्ट्रेस बराबर क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया, ये हो गया। दूसरा स्ट्रेन क्या हो गया, ये तो ट्रू स्ट्रेस हो गया, और इसका मान होता है सिग्मा 1 प्लस ई के, सिग्मा 1 प्लस ई के। फिर इस ट्रू स्ट्रेन क्या होता है, लॉग यल आई अपन यल नॉट, यल आई अपन क्या होता है, यल नॉट। ये क्या होता है, स्ट्रेन होता है, ई टी बराबर लॉग 1 प्लस ई। तो ये मान निकलिए, ठीक है, ट्रू स्ट्रेन लॉग 1 प्लस ई। ई क्या है आपका, जो स्ट्रेन है, बेसिक स्ट्रेन है, ये थ्योरेटिकल स्ट्रेन है, जो भी कह सकते हो, उसका मान है। कह रहा है मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी फॉर डिफरेंट मटेरियल। डिफरेंट मटेरियल के लिए मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी क्या है, तो स्टील के लिए सर 2 इंटू 10⁵ मेगा पास्कल में है, कापर के लिए 1.17 इंटू 10⁵ मेगा पास्कल में है, यानी सबसे ज़्यादा किसकी, स्टील की है। उसके बाद कॉपर की है, उसके बाद कास्ट आयरन की है, फिर कॉपर की है, फिर है आपका ग्लास के लिए, फिर एल्युमिनियम के लिए, फिर टिम्बर यानी वुड के लिए है। ठीक है, हाँ, कई लोग कहते हैं जो बम्बू होती है, बांस होता है, इसका जो इलास्टिसिटी होती है ये माइल्ड स्टील के बराबर होती है। बम्बू बांस की जो स्ट्रेंथ होती है, इलास्टिक स्ट्रेंथ होती है, वो किसके, माइल्ड स्टील के बराबर होती है। तो ये भी कई जगह आपको देखने को मिल सकता है। अब हम लोग आते हैं स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व पे, जिसको हुक्स ने दिया था, लेकिन यहाँ पर हुक्स लॉ को ध्यान में रखते हुए नहीं, ऐसे हम लोग बेसिक टर्मिनोलॉजी को समझने के लिए पढ़ेंगे। डक्टाइल मटेरियल के लिए ये है खास करके, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व फॉर डिफरेंट मटेरियल। डिफरेंट मटेरियल वाला ए है, लेकिन डक्टाइल मटेरियल के लिए ये है। ए क्या है, ए है आपका प्रोपोर्शनल लिमिट, जहाँ तक हुक्स वैल्यू अप्लीकेबल होती है, और मैक्सिमम इलास्टिक लिमिट तक आप मान सकते हो, बी तक। सी क्या है, अपर इल्ड पॉइंट है, अपर इल्ड पॉइंट के बाद ही समझ लीजिए फेल्योर शुरू हो गया, अपर इल्डिंग हुई कि फेल्योर समझ लीजिए डक्टाइल मटेरियल। और डी क्या है आपका लोअर इल्ड पॉइंट, ई क्या है अल्टीमेट पॉइंट, या वह पॉइंट होती है जहाँ पर स्ट्रेस का मान सबसे मैक्सिमम होता है। फिर एफ क्या हो गया, फ्रैक्चर पॉइंट, टूट गया, ब्रेकिंग हो गई। ठीक है,
फार डिफरेंट मटेरियल के लिए क्या होता है, डक्टाइल के लिए तो आप ये वाला देख ही चुके हैं, माइल्ड स्टील। दूसरा एल्युमिनियम के लिए जो कि डक्टाइल है वो इस तरीके से होता है, कास्ट आयरन ब्रिटल के लिए ये होता है, वुड के लिए ये, कंक्रीट के लिए ये, और रबर के लिए आप देख ही सकते हो कैसा क्या होता है। ये परसेंटेज ऑफ एलोंगेशन एक्स एक्सेस पे है, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग डिफरेंटली अच्छे से देख सकते हैं। इसके बाद आप खुद यहाँ से देख लो, रेजिलियंस क्या है। रेजिलियंस एनर्जी अब्जॉर्ब बाय द बॉडी विद इन इलास्टिक लिमिट। तो इलास्टिक लिमिट के अंदर जो एनर्जी स्टोर होती है उसे क्या कहते हैं, रेजिलियंस करती है। हाफ सिग्मा स्क्वायर ई इंटू वी, इसको क्या कहते हैं, रेजिलियंस एनर्जी विथ इन इलास्टिक लिमिट, जो एनर्जी अब्जॉर्ब होती है। प्रूफ एंड रेजिलियंस क्या होते हैं, एनर्जी अब्जॉर्ब बाय ए बॉडी अप टू इलास्टिक लिमिट। इलास्टिक लिमिट तक जो एनर्जी अब्जॉर्ब होती है, इसमें क्या विथ इन इलास्टिक लिमिट, इसमें अप टू इलास्टिक लिमिट, बस इतना फ़र्क होता है। और पर यूनिट वॉल्यूम को क्या कहते हैं, मॉडुलस ऑफ रेजिलियंस भी कहते हैं। और यदि रप्चर पॉइंट तक एनर्जी स्टोर की गई है तो वो टफनेस, पर यूनिट वॉल्यूम बोलेंगे तो मॉडुलस ऑफ टफनेस, ठीक है। तो यहाँ से मॉडुलस ऑफ टफनेस और टफनेस के बारे में भी हमको पता चलता है। फिर आते हैं यहाँ पर कुछ डायग्राम है। यहाँ पर लीनियर इलास्टिक, यह इलास्टो प्लास्टिक, ये परफेक्टली प्लास्टिक, ये फिर आइडियली रिजिड, मतलब स्ट्रेन का वैल्यू ही 0 है। आइडियल यानी स्ट्रेस का मतलब 0 है। स्ट्रेन विथ हार्डनिंग, ये देखो इलास्टो प्लास्टिक विथ स्ट्रेन हार्डनिंग, इसलिए थोड़ा सा मान इसका इस तरीके से है। और आपको बता दें डिफरेंट स्टील के लिए, मतलब स्टील ही है, डिफरेंट स्टील है, तो सेम क्या है, सेम इलास्टिक लिमिट के लिए डिफरेंट स्टील जिनकी इलास्टिक लिमिट सेम है, उनकी यील्ड स्ट्रेंथ क्या है, अलग अलग है। यहाँ से डायग्राम से आप देख सकते हो, लिख रहा है इट मीन्स ऑल ग्रेड स्टील हैव सेम इलास्टिक लिमिट या इलास्टिक प्रॉपर्टी बट डिफरेंट इलास्टिक प्रॉपर्टी या इलास्टिक स्ट्रेंथ बट डिफरेंट यील्ड स्ट्रेस। याद रखिएगा, यील्ड स्ट्रेस अलग, माइल्ड स्टील का है, उसके बाद हाई यील्ड स्टील, फिर हाई टेंशन स्टील, तो तीनों का अलग अलग यील्डिंग पॉइंट है। अगला पॉइंट है डक्टाइल फेल्स किस में होते हैं। तो डक्टाइल का जो फेलियर होता है टेंशन टेस्ट किया जाता है। तो यदि फेल होता है डक्टाइल मटेरियल तो जो संरचना बनती है जहाँ पर ब्रेक होता है, कोन और कप शेप का बन जाता है, फ्रैक्चर होता है जब। और डक्टाइल मटेरियल है तो इसकी टेंसाइल टेस्टिंग के लिए ही ज़्यादातर यूज किया जाता है, जो कि फेल होता है कितना, 45 डिग्री के ऊपर। यहाँ पर साफ लिखा है 45 डिग्री पे क्या हो रहा है, फेल हो रहा है। तो फेल ड्यू टू क्या हो रहा है, टेंसाइल स्ट्रेंथ। लेकिन जो फेलियर प्लेन है किसके, कंप्रेसिव लोड के केस में कितना है, 90 डिग्री है। यहाँ से देख सकते हैं 90 डिग्री पे फेल होता है। ठीक है, ऐसे ही ब्रिटल मटेरियल क्या है, एक कंप्रेसिव लोड कंप्रेसिव टेस्टिंग के लिए की जाती है। और नो मोर स्टेन, इसमें ज़्यादा स्टेन या डिफॉर्मेशन नहीं होती है, जल्दी ब्रेक हो जाता है। कंप्रेसिव लोडिंग के केस में ये डायगोनली डायरेक्शन या 45 डिग्री पर क्या होता है, ये ब्रेक होता है। 45 डिग्री कहने का मतलब ये इसका क्रॉस सेक्शन एरिया है, तो कुछ इस तरीके से यहाँ से इसे ब्रेक करेगा 45 डिग्री पर। ठीक है, तो डायगोनली क्या है, इन कंप्रेशन। और 90 डिग्री क्या होती है, इन टेंशन एंड शियर। टेंशन और शियर पे कितना होता है, 90 डिग्री पर क्या होता है, ये फेल होता है। ठीक है, अगला क्या है, डक्टाइल मटेरियल। क्या है डक्टाइल मटेरियल। डक्टाइल मटेरियल की सबसे खास बात क्या होती है कि ये स्ट्रॉन्ग इन टेंशन होता है बट वीक इन कंप्रेशन होता है। ब्रिटल मटेरियल क्या होता है, स्ट्रॉन्ग इन कंप्रेशन और वीक इन क्या होता है, टेंशन होता है। तो ये डक्टाइल और ब्रिटल मटेरियल के लिहाज से हमने इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं जो इसको ध्यान में रखना चाहिए। ठीक है, पूछता भी है। दूसरा क्वेश्चन है, थैंक गॉड दूसरा क्वेश्चन पे आ गए। द वैल्यू ऑफ प्रिंसिपल स्ट्रेस एट ए पॉइंट इन ए प्लेन ऑफ स्ट्रेस इज नोन हो। जितना हम कोई क्रॉस सेक्शन एरिया ले लेंगे, जो दिया लिख लेंगे, एक्स डायरेक्शन में है 500 मेगा पास्कल, और चूँकि दिया नहीं है कंप्रेसिव है कि टेंसाइल है, तो हम लोग इसको टेंसाइल मानेंगे। और वाई डायरेक्शन में भी 500 है, यानी
सिग्मा वाई और ये सिग्मा एक्स दोनों 500 क्या है, मेगा पास्कल हैं, और तो कुछ है नहीं, दिया नहीं। थीटा दिया है, थीटा दिया 45 डिग्री, क्या है 45 डिग्री दिया है, कोई दिक्कत नहीं है, फेल होता है। तो कह रहा है कि मैक्सिमम नॉर्मल स्ट्रेस क्या होगी, 45 डिग्री पर दिया है और दो प्लेन है ना, वैसे भी ये दोनों 45 डिग्री पे ही होती है शेयर प्लेन के अंतर्गत, ठीक है, मैक्सिमम और मिनिमम। तो यहाँ से हम लोग निकाल लेंगे नॉर्मल स्ट्रेस, मैक्सिमम या मिनिमम पूछा है, ये तो दिया ही नहीं है मैक्सिमम है कि मिनिमम है, लेकिन हाँ नॉर्मल स्ट्रेस का मान दिया है। तो नॉर्मल स्ट्रेस का मान क्या होता है, सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई बाई 2 प्लस नॉर्मल स्ट्रेस एक्टिंग और 45 डिग्री फ्रॉम एट एक्स डायरेक्शन, ये पक्का हम बता रहे हैं। सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई बाई 2 का होल स्क्वायर बराबर टाउ एक्स वाई, ये आपका नॉर्मल स्ट्रेस का मान, ऐसे तो नहीं होना चाहिए, इसको हम हटा दे रहे हैं। ठीक है, तो सिग्मा नॉर्मल स्ट्रेस का मान क्या होता है, दो ठो हैं, तो हम लोग नॉर्मल स्ट्रेस वाला फार्मूला लगाएंगे। नॉर्मल स्ट्रेस क्या होता है, सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई बाई 2 प्लस सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई बाई 2 इंटू कास 2x प्लस मतलब 2 थीटा इंटू टाउ एक्स वाई साइन 2 थीटा। यहाँ पर 2 थीटा का मान क्या है, 45 रखेंगे तो कास 2 थीटा 90, यानी ये वैल्यू 0 हो जाएगी, और ये 500 प्लस 500 बटे 2, तो ये आ जाएगा 500। तो यहाँ से ओल मिला के आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी 500 डिग्री। ये नॉर्मल स्ट्रेस का फार्मूला है। यहाँ से अब पहले ही देख लो नॉर्मल स्ट्रेस का फार्मूला ध्यान से दिया है, सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई, ये स्क्वायर टू गलत दिया है, स्क्वायर नहीं होना चाहिए, प्लस कास 2x प्लस टाउ एक्स वाई साइन 2x, और टेंजेंशियल स्ट्रेस का मान ये दिया है माइनस सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई बाई 2 इंटू साइन 2 थीटा प्लस टाउ एक्स वाई कास 2 थीटा, और प्रिंसिपल प्लेन tan 2 थीटा बराबर 2 टाउ एक्स वाई पान सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई, इसका फार्मूला होता है। ये तो हो गया स्ट्रेस का फार्मूला, यहाँ पर दिया भी है, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, डायगोनल स्ट्रेन इन डायगोनल ड्यू टू सिग्मा एक्स, तो ई एक्स कास स्क्वायर थीटा और ई वाई साइन स्क्वायर थीटा, एक्स के डायरेक्शन में कास स्क्वायर थीटा, वाई के डायरेक्शन में साइन स्क्वायर थीटा, ये दोनों क्या होती है, बराबर होती है, ठीक है। और यहाँ से देखें, थोड़ा इस इधर को जानने से पहले हम लोग इधर वाला देख ही लेते हैं पहले, कि यूनी एक्सियल लोडिंग में क्या है 1D डायरेक्शन में, कि नॉर्मल स्ट्रेस मान 1D डायरेक्शन की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर पी अपन ए कास स्क्वायर क्या होता है, अल्फा होता है। शियर स्ट्रेस का मान होता है पी अपन, मतलब इसका एकदम आधा, और यहाँ साइन 2 थीटा, साइन 2 अल्फा होता है, रिजल्टेंट पी बाई ए कास अल्फा होता है। और स्ट्रेन में आपको पता ही होगी कि डायगोनल स्ट्रेस क्या होता है, टाउ बाई 2 शियर स्ट्रेस 5 बाई 2 साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। डायगोनल शियर मैक्सिमम शियर स्ट्रेन टाउ बाई सिग्मा 1 माइनस E1 माइनस E2 बाई 2, ये एकदम देखने में सेम लगता होगा आपका फार्मूला, जो नॉर्मल स्ट्रेस है मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस है उसका मान ऐसे होता है, ऐसे प्रिंसिपल स्ट्रेन का मान भी ऐसे है। जैसे आप यहाँ से देख सकते हो कि कैसे प्रिंसिपल स्ट्रेस और प्रिंसिपल स्ट्रेन का मान डिफाइन किया गया है 2D यानी बाई एक्सियल मोर सर्कल में। मोर सर्कल जो आपका प्रिंसिपल प्लेन है उसको रिप्रेजेंट करने के लिए यूज किया जाता है, ग्राफिकल मेथड है। और यहाँ से आपका मेजर और माइनर प्रिंसिपल स्ट्रेस का फार्मूला देखना है, सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई बाई 2 प्लस अंडर रूट सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई बाई 2 का होल स्क्वायर प्लस टाउ एक्स वाई का होल स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर, फिर यहीं पर प्लस की जगह यहाँ माइनस हो जाएगा, तो ये क्या आ जाएगा, मिनिमम हो जाएगा, या सिग्मा 2 हो जाएगा, माइनर में प्रिंसिपल स्ट्रेन आ जाएगा। और मोहर सर्कल की रेडियस क्या होती है, सिग्मा
सिग्मा वाई माइनस सिग्मा वन माइनस सिग्मा टू बाई टू, और ये इसको रेडियस भी कहते हैं, रेडियस ऑफ मोर सर्कल। ठीक है, और सिग्मा सेंटर क्या होता है, सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई बाई टू अपन जीरो। और यहाँ से बता दें कि जो सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई है यही होता है सिग्मा वन प्लस सिग्मा टू, ये दोनों क्या होते हैं आपस में बराबर होते हैं। हाँ, और एक कंडीशन है, चलो आगे हम लोग बताएंगे, जिसमें सिग्मा का मान होता है सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई। जब सिग्मा कहते हैं मेजर बराबर सिग्मा माइनर दोनों बराबर हो जाए तो सिग्मा का मान होता है, मतलब मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेस और माइनर प्रिंसिपल स्ट्रेस दोनों बराबर हो जाएं, मतलब सिग्मा वन बराबर सिग्मा टू हो जाए तो सिग्मा बराबर सिग्मा कोई वैल्यू मान लो सिग्मा है, तो यहाँ से एक्स इंटू ये तीनों किस में होते हैं, जीपी में हो जाते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, क्या रिएक्शन कह रहा है कि रिएक्शन एंड बेंडिंग मोमेंट एट ए पॉइंट ए, तो यहाँ पर लोड लग रहा है, लोड लग रहा है यहाँ पर, देखो यहाँ से यहाँ कितना है 15, इसके बीच कोई लोड नहीं, 15 5 20, तो इसका शियर स्ट्रेस डायग्राम भी हम लोग बना दे रहे हैं। 15 यहाँ बढ़ा, 15 5 20, कोई नहीं 20 और 10 30, तो ओवरऑल यहाँ पर कितना हो जाएगा 30, यहाँ पर कितना था 15 5 20, और यहाँ पर मिला तो 20 से क्या हो गया 30, तो ये 30 यहाँ तक है। ये हो गया आपका सी एस फोर्स डायग्राम। तो शियर फोर्स डायग्राम 30 वाला कौन है, तो ये वाला तो बिल्कुल नहीं हो सकता क्योंकि इसमें तो 30 है नहीं। अब आते हैं मोमेंट निकालते हैं, मोमेंट अबाउट ए, चूँकि ए पे ही रिएक्शन आएगा तो ए के अबाउट ही होगा, तो ये जो रिएक्शन आया ए, ये क्या हो जाएगा आर ए बराबर क्या हो जाएगा 30 किलो न्यूटन। अब मोमेंट निकालेंगे, ये फिक्स है तो इसके अबाउट अपोजिट डायरेक्शन में क्या आ जाएगा, तो पहले आ जाएगा 10 गुणे 1 प्लस 3 गुणे 15 5 प्लस 6 गुणे 15, 15 छक्का 90, 15 और प्लस 10 25, यानी 115 किलो न्यूटन मीटर। ठीक है, तो ये आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ये क्या है, कैंटिलीवर बीम है, कैंटिलीवर बीम की बात आपको पता होनी चाहिए, हमेशा इस तरीके का क्या देती है, बेंडिंग कर्व देती है या इलास्टिक कर्व देती है, और जो ऊपर वाले कॉन्वेक्स देता है, ठीक है, इसको हम लोग कहते हैं हॉगिंग। इसके लिए क्या होता है, बेंडिंग मोमेंट का मान हमेशा क्या होता है, नेगेटिव होता है, ज़्यादातर नेगेटिव ही देता है ये हॉगिंग के केस में, तो ये इसमें होता है। और एक बात और, इसका राइट वाला सेक्शन हमेशा डाउन होता है लेफ़्ट वाले सेक्शन से। ठीक है, हाँ, तो याद रखिएगा ये भी डाउनवर्ड ही है, तो शियर फोर्स का मान भी नेगेटिव ही होता है। ठीक है, ये साइन कन्वेंशन था। अब यहाँ पर आते हैं शियर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ क्या है, शियर फोर्स इज इक्वल टू क्या होता है, लोड, ये लोड है, और रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज इक्वल टू क्या होता है, मोमेंट अब विथ रिस्पेक्ट टू स्पेस या लेंथ क्या होता है, शियर फोर्स। डिफरेंट बीम का डिफरेंट दिया भी यहाँ से देख सकते हो आप, ये सिंपली सपोर्टेड बीम है, मिड पॉइंट पे लोड लगा है, मिड पॉइंट पे, तो यहाँ पर शियर लेफ्ट साइड क्या W/2 पॉजिटिव है, नेगेटिव कितना है इधर है, और बाकी जो मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट है WL/4 है। दूसरा क्या है, थोड़ा सा इसेंट्रिक है, मतलब सेंटर में नहीं है, तो उसके लिए इधर WB/L और इधर WA/A, मतलब इधर वाला पोर्शन इधर के साथ, इधर वाला इधर के साथ, और ओवरऑल जो बेंडिंग मोमेंट डायग्राम WAB/L है। ठीक है, ये उसके केस में है। फिर आता है आपका, यहाँ से देख सकते हो
यूडीएल है एसएसबी बीम में, तो ये WL/2 और WL² 8 होता है। मोमेंट केवल आ गया, मोमेंट के केस में क्या होता है, M/2 ही होता है, ठीक है, क्योंकि M बीच में आता है, एक तरफ ये भी M/2, टोटल M ही तो रहना है। और यहाँ से ऊपर M नीचे M दोनों क्या है, बराबर है, क्योंकि M कांस्टेंट है। और इधर क्या है, यदि इधर A है इधर B है तो फिर वही चीज़ MA/, इधर वाला इधर के साथ बटे L और MB/L किया जाएगा, ये दोनों का सेम ही रहेगा। अब देखो इस तरीके का सब कि बढ़ता है फिर घटता है, बढ़ता है बढ़ता है, मतलब दो बीम एक ही में ही समझ लीजिए, बढ़ने वाला घटने वाला कांस्टेंट है ही नहीं। इसमें क्या होता है, इसमें WL/4 एक तरफ WL/4 क्या पैराबोलिक कर्व बनता है इसका, और यहाँ से इसका क्यूबिक बनता है, और WL² इसका ये बनता है। यहाँ से देखो इंक्रीजिंग ऑर्डर में लेफ्ट टू राइट, UVL है ना, यूनिफॉर्म वेरिएबल लोड जो होता है ना, वेरिएंग लोड ये होता है। इधर लेफ्ट वाला साइड तो WL/6 होता है, लेकिन इधर WL/3 होता है। और क्या कहते हैं, सबसे मोमेंट सबसे ज़्यादा कहाँ पर आएगा, सीधी सी बात है, सबसे ज़्यादा 4L बराबर क्या, L/√3 डिस्टेंस पे लेफ्ट से आएगा, यहीं कहीं पर आएगा। अगला क्वेश्चन है, अभी कुछ क्वेश्चन ही नहीं, अभी तो सिंपली सपोर्टेड बीम का ही बाकी है। ये देखिए, ये इसका डायग्राम है, लोड के कारण यदि मोमेंट लगा है तो ये स्ट्रेट लाइन बन जाएगी, और ये इम्पोर्टेंट है, इसको मैं इम्पोर्टेंट कह दे रहा हूँ क्योंकि ये कन्फ्यूजिंग कर रहा हूँ, स्पेशल केस पूछ लिए जाते हैं। यूडीएल के केस में आपको पता WL²/2, और इस तरीके की यदि लोडिंग है, दोनों की लोडिंग देख लो किस तरीके, इस तरीके की लोडिंग है तो पैराबोलिक कर्व इस तरीके का बनेगा, और क्यूबिक इक्वेशन ऐसा होगा। यदि लोडिंग इस तरीके से है तो पैराबोलिक कर्व कुछ इस तरीके का बनेगा, और WL² यहाँ 3 था, W²/6 होगा, मतलब कम आएगा। तो इस वाले में देखो इसका जस्ट डबल है, दोनों में देखो इनिशियल पॉइंट पे शियर फोर्स सेम है, लेकिन मोमेंट में कितना बड़ा चेंज आया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको बताते हैं बीम क्या होती है। तो बीम वो होती है जिसपे ट्रांसवर्सस लोडिंग लगी होती है। दो तरीके की बीम होती है, एक को कहते हैं स्ट्रिक्टली डिटरमाइंड या डिटरमिनेट, दूसरा स्ट्रिक्टली इनडिटर्मिनेट। स्ट्रिक्टली डिटरमिनेट क्या होता है, जो नंबर ऑफ आपके अननोन होते हैं, ये नंबर ऑफ अननोन है वो कम या बराबर है नंबर ऑफ जो वेरिएबल इक्वेशन है उसके बराबर है, तो उसे क्या डिटरमिनेट, मतलब इसको लॉ ऑफ इक्विलिब्रियम द्वारा जिसके रिएक्शन मोमेंट को ज्ञात किया जा सके उन्हें कहते हैं स्टैटिकली डिटर्मिनेट। में सिंपली सपोर्टेड बीम, कैंटिलीवर बीम, ओवरहैंगिंग बीम, ये 3 बीम है। और जबकि जिसमें नंबर ऑफ वेरिएबल या अननोन ज़्यादा हो नंबर ऑफ अवेलेबल इक्वेशन से, तो उसे स्टैटिकली इनडिटरमिनेट कहते हैं, क्या बीम कहते हैं। इसमें कंटिन्यूस हुआ, फिक्स हो गया, प्रोप्ड हो गया, कंटिन्यूस फिक्स और प्रोप्ड हो गया, ये दो तरीके से क्या स्टैटिकली इनडिटरमिनेट कहते हैं। फिक्स सपोर्ट क्या है, फिक्स सपोर्ट में देख ले, सपोर्ट 3 प्रकार के होते हैं, फिक्स सपोर्ट, हिंज सपोर्ट और रोलर सपोर्ट। फिक्स सपोर्ट में क्या है, जब फिक्स करोगे किसी पॉइंट को तो एक मोमेंट आएगा, एक वर्टिकल डायरेक्शन में, एक हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, 2 रिएक्शन, तो हॉरिजॉन्टल रिएक्शन, वर्टिकल रिएक्शन और मोमेंट डायग्राम, यानी 3 अननोन की ज़रूरत पड़ती है इसमें। हिंज में क्या होती है, मोमेंट तो कर सकता है क्योंकि हिंज जॉइंट है तो रिएक्शन आएगा नहीं मोमेंट वाला। हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल डायरेक्शन में मूव नहीं कर सकता तो हॉरिजॉन्टल रिएक्शन, वर्टिकल डायरेक्शन, यानी 2 अननोन आ गए। रोलर सपोर्ट में क्या आते हैं, लेफ्ट साइड राइट साइड तो जा सकता है, इधर इधर ऐसे ऐसे जा सकता है और मूव भी कर सकता है, तो इन दोनों डायरेक्शन में तो कोई रिएक्शन आएगा नहीं। हाँ, ऊपर नीचे की डायरेक्शन में नहीं जा सकता, इसलिए एक वर्टिकल रिएक्शन, एक अननोन आएगा, ठीक है। चौथा क्वेश्चन है, कह रहा कि इफ़ द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ बेंडिंग मोमेंट इज 6.75 किलो न्यूटन and diameter of beam is 75 mm. Calculate the maximum value of bending stress in megapascal. तो आप लोगों ने बेंडिंग मोमेंट, बेंडिंग इक्वेशन तो आपने जानते होगे, M/I σ/y बराबर E/R, ये आपका इक्वेशन होता है बेंडिंग इक्वेशन, ठीक है। तो इन दोनों को लेकर हम लोग सॉल्व करते हैं।
तो यहाँ से सिग्मा बी की जो वैल्यू आएगी, बेंडिंग है तो सिग्मा बी ले लिए, यम बटे आई इंटू वाई हुआ। ठीक है इक्वेशन। और यहाँ पर कुछ चीज़ें दी है, नहीं दी हैं तो हम लोग यहाँ से निकाल लेंगे। y का मान d/2 और i का मान कितना दिया है, π/64 d⁴। तो यहाँ से आप सोच रहे हो इसका मान हम लोग रखेंगे इसमें, और y का बार d/2। यहाँ एक चीज़ और है, i/1 यानी m/z भी कह सकते हैं, क्योंकि z का मान यानी ये सेक्शन मॉडुलस है, ये i/y होता है, ये सेक्शन के स्ट्रेंथ को बताता है। ठीक है, तो यहाँ पर z की वैल्यू जब यहाँ से निकालेंगे तो i 60/4 d/2 कटेगा तो हो जाएगा 32/πd³। अब आए हम लोग इक्वेशन के अंदर रखेंगे वैल्यू सिग्मा बी इज इक्वल टू, यम का मान कितना है, यम का मान है आपका 6750 इंटू, अब यहाँ पर हम लोग पहले मान रख देते तो यहाँ पर आ जाएगा 32 ऊपर, और पाई d³ का मान क्या होती है 0.75 का होल क्यूब। और इसको काट पीट करके जब हम लोग फाइनल करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 163.057। ये क्या होगा, आपका बेंडिंग इक्वेशन का मान आ गया। देखो इसके आसपास कोई वैल्यू है 163, ये लगभग उसी के आसपास है ऑप्शन 3, तो ऑप्शन 3 क्या है इसका करेक्ट आंसर होगा। और बेंडिंग इक्वेशन हमने आपको लिखा ही दिए, जहाँ सिग्मा बी क्या है बेंडिंग स्ट्रेस किसी भी सेक्शन पे है, वाई क्या है डिस्टेंस है किसी भी लेयर का फ्रॉम न्यूट्रल एक्सिस से, और यम क्या है रजिस्टिंग बेंडिंग मोमेंट है, और आई क्या है एरिया या मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट न्यूट्रल एक्सिस, आर क्या है रेडियस ऑफ कर्वेचर। बेंडिंग स्ट्रेस का मान होता है यम वाई अपन आई, और वाई बाई जेड बराबर क्या होता है आई बाई वाई। जेड बढ़ेगा तो स्ट्रेंथ क्या मान भी बढ़ेगा, इसको सेक्शन मॉडुलस भी कहते हैं, ये क्रॉस सेक्शन का स्ट्रेंथ बताता है। और रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है ई आई बटे यम, और फ्लेक्सर रिजिडिटी क्या होती है ई आई होती है आपकी। ठीक है, और आपको यहाँ पर 2-3 चीज़ें बता दें, जो मैक्सिमम शियर स्ट्रेस का मान होता है किसके लिए, रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन के लिए या ये स्क्वायर क्रॉस सेक्शन के लिए, मैक्सिमम होता है F/BS होता है, इसका ये तो एवरेज वैल्यू है, मैक्सिमम 3/2 इस एवरेज का होता है, और R का मान क्या होता है 3/2 हो जाता है। ठीक है, रेशियो क्या होता है टाउ मैक्सिमम अपॉन टाउ एवरेज, इन तीनों का रेशियो क्या होता है 3/2। ऐसे ठीक रेक्टेंगुलर सेक्शन के लिए कहते हैं मैक्सिमम जो होता है वो इतना होता है, हाँ, और मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है 3/2 इंटू F/BS/2, वही चीज़ है, इसका 3/2 गुना होता है, 1.5 गुना होता है। लेकिन न्यूट्रल एक्सिस के अबाउट यदि बात किया जाए, यहाँ देखो न्यूट्रल एक्सिस और यही न्यूट्रल एक्सिस के बराबर ही है मैक्सिमम, दोनों बराबर होते हैं, लेकिन यहाँ इसका न्यूट्रल एक्सिस और इसका जो मैक्सिमम शियर स्ट्रेस वाला एक्सिस है दोनों अलग अलग है, तो इन दोनों में रेशियो 3/2 ही है। फिर अगला है सर्कल में क्या होता है टाउ एक्स वाई मतलब टाउ एवरेज 4F/πd² 16/3, ये करके ये 4/3 आ जाता है। तो रेक्टेंगुलर सेक्शन के लिए 4/3, और बाकी जितने भी कॉर्नर वाले हैं उनके सब के लिए 3/2 होता है। लेकिन कुछ स्पेशल सेक्शन भी है, याद रखिएगा, इसके लिए तो आपको हम क्या बता दें, इसका मैक्सिमम जो होता है वो होता है 9/8 टाउ एवरेज, ये होता है, यहाँ पर होता है, न्यूट्रल पॉइंट पे उतना नहीं होता जितना। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। बाकी यदि स्ट्रेंथ की बात किया जाए, ये शियर स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन है, देख लीजिए इसका डायग्राम पूछ भी लेता है कहाँ पर मैक्सिमम होता है कहाँ पर मिनिमम होता है। और आपको बता दें ये स्ट्रेंथ बताता है किसके सेक्शन को, यहाँ पर सबसे ज़्यादा जो किसी सेक्शन का हो तो आई सेक्शन, फिर ये वाला रेक्टेंगुलर, फिर ये वाला रेक्टेंगुलर, फिर स्क्वायर, फिर आपका हॉलो सर्कल सेक्शन, फिर सर्कुलर सेक्शन, और फिर ये क्या कहते हैं इसको रोम्बस वाली सर्कल। इस तरीके से इसका डिस्ट्रीब्यूशन होता है। करा कि द आउटसाइड डायमीटर ऑफ ए हॉलो शाफ्ट इज
इतना, द कैरिंग टॉर्क कैपेसिटी m1 इज इतना, सॉलिड सॉफ्ट सेम मटेरियल हैज सेम डायमीटर आउटसाइड डायमीटर एज हॉलो सॉफ्ट। सीधा सा कह रहा है जो हॉलो सॉफ्ट है, हॉलो सॉफ्ट का जो मान के चलिए इंटरनल डाया डी है, ठीक है, वो एक्सटर्नल डाया स्मॉल डी है, स्मॉल डी जो है इस डी का आधा है, सीधा सा ट्वाइस ऑफ आउटसाइड। हॉलो सॉफ्ट मतलब इसका दुगना है, कोई दिक्कत नहीं, एक ही बात है, चाहे उसका कहो दुगना चाहे वो कहो हाफ। इनसाइड का आउटसाइड डायमीटर दुगना है, हो गया। तो पूछ रहा है कि टॉर्क क्या है, तो टॉर्क का डेफिनेशन क्या है, टी बराबर क्या होता है हॉलो सॉफ्ट के लिए 60 इंटू टी अपान 60 इंटू टाउ अपान पाई 1 माइनस एक्स के पावर 4 इंटू डी क्यूब। और जो एक्स का मान होता है वो क्या होता है, कैपिटल डी अपान स्मॉल डी। बैटरी लो बता दिए भाई, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग हल करेंगे टी एच का मान। अब यहाँ से यदि कैपिटल डी का मान रख देंगे तो ये 60, बाकी सब चीज़ सेम है, 60 टाउ अपान पाई डी क्यूब ऐसे रखो, अंडर रूट 1 माइनस 1/2 का पावर 4, तो बराबर क्या हो जाएगा 16 टाउ अपान पाई डी क्यूब। यहाँ क्या आ जाएगा 16 माइनस 1 यानी ऊपर भी आ जाएगा 16/15, और सॉलिड सॉफ्ट का भी हो जाए पाई इंटू टाउ पाई डी क्यूब। रेशियो क्या किसका पूछा है, m1 किसका है, m1 है आपका हॉलो सॉफ्ट का, तो यानी टी एच अपॉन तो ये एक तरीके से आपका आ जाएगा 15/16 ही आएगा, क्योंकि ये और ये तो कट ही जाएगा, दोनों में क्या माना है 16/15 या 15/16, ठीक है। m1 अपान m2 आ रहा है, तो आपका आ जाएगा 15/16, ठीक है। कैलकुलेटर कर लीजिएगा, तो यहाँ से ऑप्शन 1 क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। फिर आते हैं इससे रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें जानेंगे। टॉर्जन क्या है, प्योर टॉर्जन क्या है, प्योर टॉर्जन इक्वेशन है T/J बराबर टाउ बाई आर बराबर जी थीटा बाई एल, प्योर टॉर्जन है। टी क्या है, टॉर्क है, जे क्या है, पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, टाउ क्या है, शियर स्ट्रेस है, आर क्या है, रेडियस ऑफ सॉफ्ट है, जी क्या है, शियर मॉडुलस है, थीटा क्या है, एंगल ऑफ ट्विस्ट है, एल क्या है, लेंथ ऑफ सॉफ्ट है, और ये क्या है, शियर स्ट्रेस है। टाउ बराबर क्या है T/J बराबर 16 T अपन पाई डी क्यूब। लोड क्या है 2 पाई एन टी बाई 16/1000। पोलर सेक्शन ऑफ मॉडुलस, पोलर सेक्शन मॉडुलस क्या होता है, पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया अपन रेडियस, और ये अभी हमने आपको लिखा है, ये पोलर मॉडुलस मोमेंट ऑफ इनर्शिया फॉर सॉलिड के लिए है, ये हॉलो सॉफ्ट के लिए पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, और इनका रेशियो है। हॉलो सॉफ्ट हम लोगों ने बेकार में मेहनत किया, यहाँ से देखो ना, d⁴ माइनस डी पावर स्मॉल डी पावर 4 अपन कैपिटल डी पावर 4, ये वाला फार्मूला हमको डायरेक्ट यूज करना चाहिए था। कितना आ जाएगा 15/16, डायरेक्ट आंसर। कनेक्शन ऑफ शाफ्ट का पूछे तो कनेक्शन ऑफ शाफ्ट क्या होता है, पैरेलल में क्या होती है, थीटा एंगल ऑफ ट्विस्ट समान होंगे और जो टॉर्क होगा वो ऐड होगा। सीरीज में क्या होगा, टॉर्क बराबर होगा एंगल ऑफ ट्विस्ट क्या होगा, वो जुड़ेगा। और यहाँ से कह दिया जाए डिजाइन ऑफ शाफ्ट के, तो डिजाइन ऑफ शाफ्ट सब्जेक्ट टू कंबाइंड ट्विस्टिंग एंड बेंडिंग, दोनों को ध्यान में रखते हुए इसको डिजाइन किया जाता है अकॉर्डिंग जो शियर स्ट्रेस थ्योरी है, मैक्सिमम शियर स्ट्रेस थ्योरी। मैक्सिमम शियर स्ट्रेस थ्योरी को क्या कहते हैं,
क्या कहते हैं, मिसेस हैंकी थ्योरी। मिसेस हैंकी कहते हैं, ये स्टीवन, सॉरी, मैं याद नहीं आ रहा है। और दूसरा मैक्सिमम नॉर्मल स्ट्रेस थ्योरी, ये रंकान थ्योरी है। तो इसके हिसाब से मैक्सिमम नॉर्मल स्ट्रेस थ्योरी के हिसाब से ये वाला फार्मूला है, और इसके हिसाब से ये वाला फार्मूला, दोनों को अप्लाई करेंगे एक साथ, तो यहाँ से मोमेंट भी आ जाएगा आपका, और यहाँ से शियर स्ट्रेस का भी मान आ जाएगा, क्योंकि ट्विस्टिंग के कारण शियर ही आता है। यहाँ से आपका देख लीजिए, प्योर टॉर्जन के केस में, प्योर टॉर्जन के केस में ना तो शियरिंग होगा ना तो बॉन्डिंग मोमेंट होगा। प्योर टॉर्जन में नो शियरिंग और नो बेंडिंग होगा, नो शियरिंग फोर्स, मतलब शियर फोर्स अनुपस्थित होगा और बेंडिंग मोमेंट भी अनुपस्थित होगा प्योर से। इसका मतलब शियर स्ट्रेस जीरो होगा, ये मैंने नहीं कहा, मैंने कहा शियर फोर्स जीरो होगा प्योर टॉर्जन में, फोर्स की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। दूसरा क्या, कॉम्बिनेशन। यहाँ से देखिए, ये कॉम्बिनेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट पूछा जाता है। देखिए, यदि 2D वाला का लेंथ यल है और मतलब अपोजिट का डायरेक्शन में होता तो 66/TL/g थीटा का मान, और यदि सेम सेम है, सेम सेम है, याद रखिए सेम सेम है, 36TL/g। ये इधर भी हो सकता है, इधर भी हो सकता है, किधर भी हो सकता है, दोनों का मान बराबर ही आएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है, वाटर फ्लोइंग ए पाइप 200 सेंटीमीटर अंडर प्रेशर हेड ऑफ 10,000 सेंटीमीटर, द थिकनेस ऑफ प्लेट इज इतने सेंटीमीटर, टेंसाइल स्ट्रेस इन पाइप विल बी। क्या होगा, टेंसाइल स्ट्रेस का मान पूछ रहा है। आपको बता दें, जो थिन सिलेंडर होता है, थिन सिलेंडर होता है, पहले हम लोग इसके बारे में जान लेंगे थिन सिलेंडर होता क्या है। हाँ, यही हम अभी कहना भी चाहते थे कि जो रेडियल स्ट्रेस होता है वो कंप्रेसिव होता है, बाकी जो लॉन्गिट्यूडिनल एक्सिस है, ये देखिए, ये आपको टेंसाइल नेचर का होगा, ये टेंजेंशियल टेंजेंशियल टेंसाइल का होगा, ये आपका कंप्रेसिव नेचर का होगा, याद रखिएगा। तो हम आ जाएंगे मैक्सिमम के केस में क्या करेंगे, हम लोग जो फार्मूला लेते हैं, क्या होता है, सर्कमफेरेंशियल स्ट्रेस, मतलब PD/2T होता है। लेकिन यहाँ इसमें P तो है ही नहीं, तो P को निकालेंगे। P बराबर क्या होता है, ρGH प्रेशर है ना, रो का मान पानी का 1000 होता है, जी का मान 10 है ले लेंगे, और यहाँ सेंटीमीटर है 10,000, 10,000 सेंटीमीटर को मीटर में 100 से भाग देंगे तो आ जाएगा 100। तो यहाँ से जो अब आ जाएगा, तो 10⁻³ और 3 6 10⁻6 क्या हो जाएगा, पास्कल आ गया। मेगा पास्कल के लिए तो 1 मेगा पास्कल, चलो ख़त्म, 1 मेगा पास्कल सीधा आ गया। लेकिन छोड़ो, हम लोग सेंटीमीटर में रखने देंगे, क्योंकि बाकी अदर डायमेंशन भी सेंटीमीटर में भी है, तो कटने में ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, तो यहाँ से इसको सेंटीमीटर का सेंटीमीटर में ही रखेंगे। 1000 × 10 न्यूटन पर सेकंड, 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर, कोई दिक्कत नहीं, अभी कट जाएगा, मीटर में ही रखो। बटे डी का मान कितना है, डी का मान 200, 200 को सेंटीमीटर मीटर में बदलेंगे 2/2 × T, 2 × T, 2 × T, T का मान कितना 0.75, और भाग देंगे सबसे तो ऊपर जाएगा, ए मिल के बनाएगा 1 मेगा पास्कल। तो अब बचा क्या, यही दो। अब इससे हम लोग काटेंगे, और ये काटने के बाद जो आंसर आएगा वो आएगा आपका 2 से 2 कटेगा, और एक 75 से 100 को 75 से, या 1000 को 75 से जब भाग दोगे ना, एक नहीं 10,000 को, तो ये हो जाएगा 130.5 के आसपास लगभग आएगा, जो कि ऑप्शन सी में है। अभी पूरा हुआ क्या, तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट होगा। अगला कह रहा है कि थिन सिलेंडर वाल किसे कहेंगे, तो जिसका T बाई यानी थिकनेस हमारा डायमीटर का रेशियो लेस देन 1/20 से कम या बराबर होगा, उसे थिन वाल सिलेंडर कहते हैं। और थिकनेस अपॉन डायमीटर का वैल्यू यदि 20 से ज़्यादा है तो उसे थिक वाल सिलेंडर कहेंगे। ठीक है, दूसरा क्या, हुप स्ट्रेस या लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस क्या होती है। तो थिन सिलेंडर के लिए हुप स्ट्रेस
और लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस स्फेयर के केस में देखिए यहाँ पर स्फेयर लिखा, दोनों बराबर होता है, ठीक है। होप स्ट्रेस लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस दोनों का मान क्या होता है, बराबर होता है। ये सिलेंडर के लिए, मैंने यहाँ पर स्फेयर की बात कर रहा हूँ, अभी यहाँ पर जो बात हो रही थी ये भी सिलेंडर की है। तो सिलेंडर का ध्यान में रखें तो ये होप स्ट्रेस PD/2T और लॉन्गिट्यूडिनल PD/4T, मतलब ये दुगना होता है इसकी तुलना में। रेडियल स्ट्रेस ये 0 होता है सिलेंडर के केस में, लेकिन ये होता है -P, यहाँ पर दिया भी है। और मैक्सिमम शियर स्ट्रेस यदि बात किया जाए, यदि रेडियल स्ट्रेस उपस्थित है तब ये नहीं होगा, यदि नहीं उपस्थित है तो PD/80 हो जाएगा। और रिलेशन बिटवीन क्या है कि होप स्ट्रेस दुगनी होती है किसकी, लीनियर स्ट्रेन की, यहाँ से देख सकते हो आप। फिर स्ट्रेन की बात करें तो PD/4T/2 माइनस म्यू ये होप स्ट्रेन है, और 1 - 2 म्यू 4T ये लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन है। दोनों वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन क्या है, दो होप स्ट्रेस एक लॉन्गिट्यूडिनल मिलकर के वॉल्यूमेट्रिक बनाते हैं, दो ये और प्लस एक ये मिल ये तो बन गया क्या, लॉन्गिट्यूडिनल। तो इन दोनों को जोड़ोगे, दो दूना 4 -2, 2 2 4 और 4 और 1 5, 5 - 4 में, ठीक है। तो PD/4T 5 - 4 में ये हो गया। और होप स्ट्रेस का लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस का मान होता है 2 - μ/1 - 2 में, तो ये हो गया, फिक्स हो गया। बाकी यदि डिजाइन की बात किया जाए, डिजाइन के केस में क्या होता है, जो मिनिमम या मैक्सिमम थिकनेस जो भी रखता है कि इससे कम होनी नहीं चाहिए, तो ये किसकी होप स्ट्रेस के केस में क्या होता है, PD/2T अपन एक लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन के कारण ही होप सर्कमफेरेंशियल डायरेक्शन में चेंज होता है। तो ये लॉन्गिट्यूडिनल एफिशिएंसी और टी मिनिमम PD/4T बटे सर्कमफेरेंशियल एफिशिएंसी। ऐसे ही इसमें है लॉन्गिट्यूडिनल, इस स्फेयर की बात कर रहा हूँ, हुप और लॉन्गिट्यूडिनल दोनों इसमें बराबर होते हैं, 1 माइनस म्यू, क्योंकि दो ही डायरेक्शन में चेंजेस होने हैं। और वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन 3 गुना होता है इसी का। बस खत्म, इसमें ज़्यादा सवाल नहीं है। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि टी सिलेंडर/टी स्फेयर का मान, ये तो मैंने लिखा ही चुका सेम स्ट्रेन के लिए। और यहाँ की बात करें, जो सिलेंड्रिकल वाले सेक्शन का इसका मान हमेशा क्या होगा, ग्रेटर देन 1 होगा, क्योंकि 1 + 1 माइनस μ/1 माइनस म्यू, देख रहे हो, हमेशा ग्रेटर देन 1 होगा। तो जो सिलेंड्रिकल वाला पोर्शन है उसकी थिकनेस स्फेरिकल वाले सेक्शन से थोड़ा सा ज़्यादा होगी। फिर इसमें कुछ टर्म है जो इंपॉर्टेंट है, याद रखिए। आर्ट ऑफ हेरिटेज क्या होता है, प्री स्ट्रेसिंग करने के लिए आर्ट ऑफ हेरिटेज किया जाता है। वायर बाउंडिंग किया किसके लिए किया जाता है, स्ट्रेंथ, थिन सिलेंडर के स्ट्रेंथ को बढ़ाने के लिए, खास करके इन केस ऑफ जो ट्रांसपोर्टेशन जो टैंकर होते हैं उनमें वाइंडिंग कर दी जाती है, उसकी स्ट्रेंथ बढ़ाया जाता है। फिर क्या है, कंपाउंडिंग किसके लिए किया जाता है, तो कंपाउंडिंग हमेशा थिक सिलेंडर के लिए किया जाती है, और लैम थ्योरी जो है थिक सिलेंडर को एनालिसिस करने के लिए यूज किया जाता है। अगला क्वेश्चन, व्हाट इज द रेशियो ऑफ यूलर एंड बकलिंग लोड ऑफ ए कॉलम हैविंग बोथ एंड फिक्स्ड एंड वन एंड फिक्स्ड एंड अदर इज फ्री। कह रहा है 1 कर दो फिक्स और अदर कर दो फ्री, ऐसे। लेकिन ये तो डायरेक्शन ही नहीं हुई, ये हुई डायरेक्शन, याद रखिएगा। 1 फिक्स दूसरा फिक्स, तो जो इफेक्टिव लेंथ होगी 1 फिक्स दूसरा फ्री, तो 2L होगा। तो जो यूलर लोड होगा वो क्या होता है, बकलिंग लोड या यूलर लोड, PE/π²EI/LE²। तो यहाँ 2 होगा तो 1/4 आ जाएगा। फिर कह रहा है बोथ एंड फिक्स, 1 है फिक्स दूसरा, ये तो दूसरा केस है। पहले में क्या कह रहा है, 1 बोथ एंड क्या है, फिक्स्ड है, तो इफेक्टिव लेंथ बराबर क्या हो जाएगा, EL/2। तो ये इसके कारण क्या हो जाएगा, इफेक्टिव लेंथ 4 आ जाएगा, और उसके कारण भी 4 4, तो 4 4 16 हो जाएगा, ठीक है। तब तो दिक्कत हो जाएगा, क्योंकि
जो यूलर लोड है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या होता है, इफेक्टिव लेंथ के स्क्वायर। यहाँ से क्या पहले फिक्स्ड है, तो फिक्स्ड का मान लीजिए P1 L1 का होल स्क्वायर बटे Le2 का होल स्क्वायर। इसका क्या होता है 2L का होल स्क्वायर बटे L/2 का होल स्क्वायर। ऊपर तो 4 हो गया L स्क्वायर बटे 4, तो यहाँ पर आ जाएगा 16, 16:1। 16 रेशियो यानी ऑप्शन कौन सा सही है आपका, ऑप्शन बी। तो ऑप्शन बी आ गया। अब यहाँ पर कुछ लोग हम देख लेते हैं कॉलम क्या होते हैं। ठीक है, तो एनी सिलेंडर बॉडीज, कोई भी सिलेंडर बॉडी सब्जेक्ट टू एक्सियल कंप्रेसिव लोड, याद रखिएगा एक्सियल कंप्रेसिव को क्या कहते हैं, कॉलम कहते हैं। सिलेंडर रेशियो क्या होती है, इसके द्वारा पहचान करते हैं कि वो लॉन्ग है, शॉर्ट है या कैसा है। तो इफेक्टिव लेंथ ऑफ कॉलम L/, मिनिमम रेडियस ऑफ जायरेशन के मिन। आई क्या है, ए के स्क्वायर अपन, के क्या है रेडियस ऑफ जायरेशन, ए क्या है उसका क्रॉस सेक्शन एरिया है, के मिनिमम क्या है, मिनिमम एरिया जो उसके न्यूट्रल एक्सिस या सेंट्रॉइडल एक्सिस के अबाउट एरिया होता है उसको क्या कहते हैं, मिनिमम मोमेंट ऑफ इनर्शिया कहते हैं। और क्लासिफिकेशन ऑफ फेल्योर ऑफ कॉलम बेस्ड ऑन द क्या होता है, सिलेंडर का रेशियो पे होता है। तो सिलेंडर का रेशियो यदि का मान यदि 32 है या उससे कम है तो उसे शॉर्ट कॉलम कहते हैं। और ये फेल किस में होता है, कर्सिंग में होता है, क्योंकि कर्सिंग में बकलिंग लोड का मान कम होता है इसकी तुलना में। 32 से 120 में क्या होता है, जो इंटरमीडिएट है, इंटरमीडिएट कॉलम कहलाते हैं, जिसमें कंबाइंड कर्सिंग एंड बकलिंग लोड दोनों में फेल होता है। ग्रेटर देन 120 है तो उसे लॉन्ग कॉलम कहेंगे। ये बकलिंग को एक दूसरा नाम और दिया गया है बहुत अच्छा, क्रिपलिंग, इसको क्रिपलिंग भी कहते हैं। और सिलेंडर रेशियो तो आप जानते ही हैं L/K मिनिमम होता है, फार्मूले में लिखा ही है। ठीक है, और ये देखिए P यूलर लोड, बकलिंग लोड, क्रिपलिंग लोड एक ही है, पाई स्क्वायर अपन EI मिनिमम अपन LE स्क्वायर। और ये अप्लीकेबल केवल लॉन्ग कॉलम के लिए होता है, शॉर्ट कॉलम के लिए अप्लीकेबल नहीं होता है। इफेक्टिव लेंथ की बात किया जाए यदि वन फिक्स एंड अदर एंड फ्री तो इफेक्टिव लेंथ LE का मान 2L होता है। बोथ हिंज है तो LE मान्य होता है। वन बोथ फिक्स है तो L/L/2 होता है। और यदि इफेक्टिव लेंथ है तो L/√2 यानी 0.70L होता है। बकलिंग लोड या यूलर लोड, P क्या होता है, पाई स्क्वायर E/LE स्क्वायर होता है, पाई स्क्वायर E/L स्क्वायर होता है। ये मैक्सिमम लोड है, यही अभी हमने यही यूज किया, इसको बटे इसको किया। ठीक है, तो यहाँ से रिजल्ट आया। अब आते हैं थोड़ा सा रंकाइन फार्मूला के ऊपर। रंकाइन फार्मूला बोथ मीडियम और लॉन्ग और शॉर्ट सबके लिए एप्लीकेबल है, हर प्रकार के लिए। और फेल ड्यू टू होता है बोथ कर्सिंग एंड बेंडिंग। 1/PR बराबर 1/PC प्लस 1/PE। याद रखिएगा जो PE है इसको क्या कहते हैं, कर्सिंग लोड कहते हैं, PE क्या कहते हैं, इसको यूलर लोड कहते हैं। रंकाइन फार्मूला का मान होता है पाई C इंटू A/1 प्लस ALE/K का होल स्क्वायर, जहाँ A का मान सिग्मा सी क्या है, कंप्रेसिव स्ट्रेस है, ए क्या है उसका रंकाइन कांस्टेंट है, ये क्रॉस सेक्शन एरिया है। कुछ मटेरियल के लिए रंकाइन कांस्टेंट ए का मान, रंकाइन कांस्टेंट इसको कहते हैं ए। जैसे सिग्मा का मान 550 होता है, ये याद ही रखना है, क्वेश्चन में पूछा गया है कई बार। कास्ट आयरन के लिए 550 होता है क्रशिंग कंप्रेसिव लोड, रॉड आयरन के लिए 250 और माइल्ड स्टील के लिए 320, स्ट्रॉन्ग टिम्बर के लिए 50 होता है। आपको पता होगा कास्ट आयरन ब्रिटल मटेरियल है और ब्रिटल मटेरियल स्ट्रॉन्ग किस में होता है, वो होता है आपका कंप्रेशन में। और जो कॉलम है उसमें कौन सा लोड लगता है, एक्सियल कंप्रेशन, इसलिए देखो इसके लिए सबसे अधिक मान है, ये सबसे ज़्यादा रेजिस्टेंस कर सकता है। और रंकाइन फार्मूला का मान 1/1600 होता है कास्ट आयरन के लिए, 1/9000 रॉड आयरन के लिए होता है, 1/7500 माइल्ड स्टील के लिए होता है, और 1/750 किसके लिए होता है। देखो इसका और इसका याद करना 100, स्ट्रॉन्ग टिम्बर के लिए 1/750, इसका
1/775 माइल्ड स्टील के लिए 10 गुना है, और ये भी लगभग लगभग 10 गुना, 5 × 30 530 साढ़े 6 गुना ये भी तो है। तो याद रखिएगा, इसका 9,000, इसका 1,600। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। आपको हमने बता ही दिया कंप्रेसिव एक्सियल लोड लगता है। यदि एक्सियल लोड लग रहा है और हॉरिजॉन्टल है, एक्सियल लोड क्या है, हॉरिजॉन्टल है, तो उसको स्टड कह दें, या इंक्लाइन है, तो ये दोनों स्टड की कंडीशन में आएंगे। लेकिन यदि वर्टिकल लोड है तो उसे कॉलम कहेंगे। ठीक है, क्रूकनेस का नाम सुना होगा, क्रूकडनेस। ठीक है, तो लोड में नॉट एग्जैक्टली एक्सियल, एक्सियल क्रूकडनेस कोई दिक्कत नहीं, ये टर्म है, इसको ऐसे खड़ा याद रखिए, क्रूकडनेस इसमें याद करिए। जिसमें लोड क्या होता है, एग्जैक्ट एक्सियल नहीं होता, उसे क्या कहते हैं, क्रूकडनेस। इसके कारण बार क्या होता है, मटेरियल फेल भी होता है जल्दी। ठीक है, अब आते हैं सीधा अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन कह रहा है कि ये स्टील बार है, 20 मीटर डायमीटर है, सिंपली सपोर्टेड बीम है, एट इंच ओवर ए टोटल स्पेन 40 सेंटीमीटर लॉन्ग है। ठीक है, 20 मीटर लंबा है, और लोड एट सेंटर पर है। द मैक्सिमम इंक्लाइन, द मैक्सिमम स्ट्रेस इंक्लूडेड क्या बार लिमिटेड टू 480/पाई न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। स्ट्रेस का मान दिया है, और बेंडिंग स्ट्रेन एनर्जी स्टोर्ड इन द बार पूछ रहा है। भैया जो पहले दिया है पहले वो बनाते हैं, लेकिन उसके पहले फिगर बनाते हैं। ठीक है, ये हो गया, मिड पॉइंट में लग रहा है। एनर्जी का मान पूछा है, क्या पूछा है, बेंडिंग स्टोर एनर्जी पूछ रहा है, ये न्यूटन एमएम में दिया है। तो डायमेंशन हम एमएम से उसमें चेंज नहीं करेंगे। लोड दिया है, टोटल लेंथ की लंबाई कितनी दी है, 40 सेंटीमीटर को एमएम में चेंज करेंगे तो 400 एमएम हो जाएगी। ठीक है, चलो अब सीधा आते हैं फार्मूला पे। जो बेंडिंग स्ट्रेस है मैक्सिमम, या मैक्सिमम जो स्ट्रेस है उसका मान क्या, 480/पाई न्यूटन पर एमएम स्क्वायर। ये दिया है, दिया रहने दो। इलास्टिक कांस्टेंट ई का मान क्या है, तो 200 गीगा पास्कल दिया है, दिया रहने दो। हमको स्टोर एनर्जी पता करना, तो 1/2 क्या होता है, पी इंटू डिफ्लेक्शन होता है। और आपको पता है इसका डिफ्लेक्शन इस कंडीशन में कितना होता है, डब्लू डिफ्लेक्शन क्या होता है, जब मिड में पी एल स्क्वायर अपन पी एल क्यूब अपन 48 ई आई होता है, ये डिफ्लेक्शन होगा। तो यहाँ से रख देंगे 1/2 इंटू पी एल क्यूब अपन 48 ई आई। आई का मान तो निकल ही आएगा, कैसे निकालना है, तो यहाँ से जो स्ट्रेन एनर्जी ये आएगी, इसको आप लोग रखिएगा, इसको आप सॉल्व करिएगा, इसमें मान रख करके। आई का मान क्या होता है, 5/64 डी का मान है 20/4। इसको जब टोटल सॉल्व करिएगा तो ये मान लगभग आपका आ जाएगा 611.15 न्यूटन मीटर। ये मैं बाई कैलकुलेटर कर रहा हूँ, तो उसके हिसाब से ऑप्शन क्या है, सी सही होगा। हालांकि इसमें कैलकुलेशन थोड़ा बहुत है, खुद से ठीक करना चाहिए ताकि आगे हेल्प मिले। ये देखिए, वही ये स्ट्रेन एनर्जी है। स्ट्रेन एनर्जी क्या होती है, एनर्जी एब्जॉर्ब आर स्टोर इन ए मटेरियल इज कॉल्ड स्ट्रेन एनर्जी। स्ट्रेन एनर्जी अंडर इलास्टिक लिमिट, अंडर इलास्टिक लिमिट के अंदर जो एनर्जी, उसे क्या क्या कहते हैं, ये आपका क्या है, स्ट्रेन एनर्जी। तो वर्क डन ऑन द बॉडी एरिया अंडर द कर्व ड्यू टू, ये तो
स्ट्रेन एनर्जी ड्यू टू एक्सियल लोडिंग या यूनिफॉर्म बार के लिए ये वाला फार्मूला यूज करेंगे। यूनिफॉर्म बार अंडर अपने वेट के कारण हो रहा है यूनिफॉर्म बार, तो यहाँ से ये वाला फार्मूला यूज करेंगे। ये आप ध्यान नहीं दे रहे हो लेकिन एक तरीके से ये दिख रहा है। ये स्ट्रेन एनर्जी ड्यू टू शियर लोड के कारण ये होता है। टॉर्जन के कारण देख लो, फार्मूला यहाँ से पकड़ो। स्ट्रेन एनर्जी ड्यू टू शियर लोड टाउ स्क्वायर अपन 2, लेकिन टॉर्जन के कारण जो स्ट्रेन एनर्जी होती है इसकी एकदम जस्ट हाफ होती है, जस्ट हाफ होती है। टॉर्जन में ज़्यादा एनर्जी स्टोर नहीं होती, शियर में ज़्यादा होती है, क्योंकि शियर में शियरिंग फोर्स या लोड लग रहा है, इसमें प्योर रोटेशन हो रहा है प्योर, तो इसमें ज़्यादा एनर्जी स्टोर नहीं हो रही, ट्रांसमिशन ज़्यादा होता है। और स्ट्रेन एनर्जी ड्यू टू हॉलो के केस में अरे ये सी का एक दूसरा रूप है और वी का मान अलग अलग कर दिया। ड्यू टू बेंडिंग के कारण क्या होता है, बेंडिंग के कारण ये वाला फार्मूला है, हम भी एक बार लिख लें। एम स्क्वायर ऑफ डी एक्स किसी भी सेक्शन का अपॉन 2EI, ये तो जनरल है, किसी पे भी अप्लीकेबल किया जा सकता है, ठीक है। और अब देखते हैं इस वाली कंडीशन के लिए डब्ल्यू स्क्वायर एल क्यूब बाई 6, ये याद रखना। और यूनिफॉर्म के लिए डब्ल्यू स्क्वायर बाई एल के पावर 5.40। यार इसका जो नीचे वाला मल्टीप्लाई है डिजिट उसको आप याद रखिएगा। बाकी एक चीज़ और ध्यान दीजिए, जिसमें यूडीएल या पॉइंट लोड दो ही लग रहा है ना, यूडीएल और पॉइंट लोड दो पकड़िए, तो ये पॉइंट लोड ये है, पॉइंट लोड ये है, पॉइंट लोड ये है। आप देखेंगे तीनों में ये डब्ल्यू स्क्वायर एल के पावर 3 है, ये कॉमन मिलेगा, यानी एल के पावर 3 क्या है, डब्ल्यू स्क्वायर एल के पावर 3 है, डब्ल्यू स्क्वायर एल के पावर 3 एक पॉइंट लोड के लिए। यूडीएल में आप देखेंगे डब्ल्यू स्क्वायर एल के पावर 5, 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 तो जिसमें मोमेंट लग रहा है उसमें एल के पावर 1 ही है और यहाँ पर एम स्क्वायर है, यानी देख रहे हो किस तरीके से चेंज हो रहा है। तो इस तरीके से आप कैसे कैसे चेंज करना है ये भी आप ध्यान रखिएगा, पहचान सकते हो बाय फार्मूला। बाकी याद रख लीजिएगा, इसको प्रैक्टिस करिएगा, ऑटोमेटिक याद हो जाएगा किसका क्या है। और वैसे ही आपको बता दें यूडीएल जो कैंटिलीवर बीम का है ना, ठीक है, इसका ये क्या होता है, कितना ये 1/6 दिख रहा है, 1/6 है, ये सीधा इसका 1/6 है और 384 ये है। ये वाला पॉइंट लोग है फिक्स का, देखो 96 है ना, तो ये भी 6 गुना है, ये भी 6 गुना, ये भी 6 गुना, यानी एनर्जी जो यूडीएल और फिक्स्ड की एनर्जी में 6 गुने का फ़र्क है। 6 गुना एनर्जी से स्टोर किस में करता है, ज़्यादा स्टोर करता है आपका सिंपल सपोर्टेड बीम इन कंपेरिजन ऑफ फिक्स्ड बीम, ठीक है। और उसकी तो बात ही ना करो, कैंटिलीवर बीम की एक 6 है, दूसरा 40 है, लेकिन सबसे ज़्यादा एनर्जी कौन विचार कर रहा है, कैंटिलीवर बीम। लोडिंग यदि केवल पॉइंट लोड की बात करें, यहाँ सेंटर में हो रहा है, वहाँ पॉइंट पे हो रहा है, तो पॉइंट पे करने पर लगभग 16 गुना इसमें ज़्यादा कर रहा है। चलो आगे बढ़ते हैं। नवा क्वेश्चन है कि द डिफ्लेक्शन एट ए सेंटर ऑफ ए फिक्स्ड बीम कैरिंग ए पॉइंट लोड एट द सेंटर ऑफ रिलेटेड टू द डिफ्लेक्शन ऑफ सिंपली सपोर्टेड बीम, ठीक है। देख रहे हो क्या पूछ रहा है, तो पूछ रहा है डिफ्लेक्शन ऑफ ए सिंपली सपोर्टेड बीम बाय फैक्टर ऑफ, दो कंडीशन दिया है, डिफ्लेक्शन पूछ रहा है फिक्स्ड बीम का। अरे यार फिक्स्ड बीम पॉइंट लोड, दूसरा क्या है सिंपली सपोर्टेड बीम।
सॉरी, सिंपली सपोर्टेड बीम के बारे में हाँ हम लोगों ने क्या कहा, डिफ्लेक्शन निकालना है। तो इसका तो हमको पता है, इसका कितना डिफ्लेक्शन होता है, ये होता है पी एल क्यूब अपन 48 ई आई 48 आई, और एनर्जी 6 गुना होती है, ये लगभग 4 गुने का अंतर 5 गुने का अंतर देता है। आप यहाँ से देख ही सकते हो, डिफ्लेक्शन की बात पूछ रहा है। तो ये 48 आई, ये तो सिंपली सपोर्टेड बीम का हो गया। फिक्स्ड का क्या हो गया, ये लगभग 4 गुना, मैंने बताया ना 4 गुने का अंतर आता है। ठीक है, इसका कितना है, पी एल क्यूब अपन 192 ई आई। अब इसको बटे इसको करोगे तो 1/4 आएगा, और 1/4 का मतलब 0.25, यानी कि ऑप्शन सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिलेशन बिटवीन लोडिंग, शियर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट, स्लोप एंड डिफ्लेक्शन। तो स्लोप इक्वेशन ई आई डी वाई बाई डी एक्स, मोमेंट इक्वेशन ई आई डी टू वाई अपॉन डी एक्स टू, शियर इक्वेशन क्या है, ई आई डी क्यूब बाई वाई अपॉन डी एक्स क्यूब, और लोड इक्वेशन क्या है, ई वाई इंटू डी 4 अपॉन डी एक्स 4। ये तो डिफ्लेक्शन इक्वेशन हो गया। मेथड ऑफ डिटरमाइन, कितने तरीके से स्लोप और डिफ्लेक्शन ज्ञात कर सकते हैं, तो डबल इंटीग्रेशन मेथड, मैकाले मेथड, एरिया मोमेंट मेथड, स्टर्न एनर्जी मेथड, कॉन्जुगेट मेथड, सुपर पोजिशन मेथड। हम लोग कितने पढ़े हैं, 1 2 3 और एक ये 4 ही पढ़ते हैं ज़्यादातर, कभी कभी इसको भी पढ़ लें। सुपर पोजिशन मेथड बहुत ही कम लोग पढ़ते हैं। तो मेथड आपको पता होगा, फिर आपका स्लोप इक्वेशन देख ही सकते हो। यदि मोमेंट लग रहा है तो एम एल अपान ई आई थीटा हो गया, एम एल स्क्वायर अपान 2 ई आई डिफ्लेक्शन हो गया। डब्ल्यू लोड आगे लग रहा है तो डब्ल्यू एल स्क्वायर अपान 2 ई आई थीटा हो गया, डब्ल्यू एल क्यूब बाई 3 आई डिफ्लेक्शन हो गया। यू डी एल के केस में डब्ल्यू एल क्यूब अपान 6 ई आई उसका स्लोप हो गया, और डब्ल्यू एल पावर 4 अपान 8 ई आई ये उसका वो हो गया। और इसके केस में क्या होता है, डब्ल्यू एल क्यूब अपान 24 ई आई ये हो गया, और डब्ल्यू एल पावर 4 अपान 30 ई आई ये क्या हो गया, इसका डिफ्लेक्शन हो गया। हाँ, इसमें भी वही होता है। ठीक है, तो बस इनको याद रखना है, जितनी भी कंडीशन है, खास करके सिंपली सपोर्टेड बीम, कैंटिलीवर बीम और सपोर्ट फिक्स्ड बीम, ये 3 का याद रखना है। फिक्स्ड बीम का स्लोप क्या होता है, 0 होता है सीधी से, क्योंकि फिक्स्ड पॉइंट पे कोई डिफ्लेक्शन होता नहीं है। और दूसरी केस में यदि मोमेंट लग रहा है, किस केस में, सिंपली सपोर्टेड बीम में, तो वहाँ पर भी डिफ्लेक्शन कोई नहीं होगा। 2-3 कंडीशन है जहाँ पर डिफ्लेक्शन आपको याद रखना है। हाँ, तो नहीं होगा, तो ये हमको याद रखना है। नेक्स्ट है, कंसिडर द फॉलोइंग थ्योरी ऑफ फेल्योर। ए इज मैक्सिमम थ्योरी ऑफ मैक्सिमम स्ट्रेस थ्योरी, मैक्सिमम स्ट्रेंथ थ्योरी, मैक्सिमम शियर स्ट्रेस थ्योरी, मैक्सिमम एनर्जी और डिस्टॉर्शन एनर्जी। द मोस्ट सुटेबल ऑफ डक्टाइल मटेरियल। डक्टाइल मटेरियल के लिए आपको बता दें, मैक्सिमम स्ट्रेस थ्योरी ये है ब्रिटल, इसको रंकाइन थ्योरी ब्रिटल मटेरियल के लिए। एस टी बेनेंथ, ये डक्टाइल के लिए अच्छा रिजल्ट नहीं देती, बहुत उटपटांग रिजल्ट दे देती है, तो एस टी बेनेंट थ्योरी इसको कहते हैं। ये भी नहीं एप्लीकेबल, ये ब्रिटल के लिए एप्लीकेबल। तो सी और डी जो 2 ऑप्शन है यही एप्लीकेबल होती हैं। शियर स्ट्रेस है, ये अच्छा रिजल्ट देते हैं, रिलेवेंट देती है, और ये बेस्ट देती है। ये क्या होती है, बेस्ट रिजल्ट होती है डक्टाइल के लिए। तो ये दोनों सी और डी ऑप्शन क्या होंगे, सही होंगे। मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस या नॉर्मल स्ट्रेस क्या होता है, इसको रंकाइन या लैम थ्योरी कहते हैं। ब्रिटल मटेरियल के एप्लीकेबल होती हैं, और इसका जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेड स्क्वायर के द्वारा इस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है। शियर यील्ड स्ट्रेस अपॉन टेंसाइल यील्ड स्ट्रेस का जो रेशियो होता है वो 1 होता है, किसके लिए, मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस या नॉर्मल स्ट्रेस थ्योरी के लिए। नो फेल्योर के कंडीशन में जो का प्रिंसिपल या मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेस होती है, मैक्सिमम मिनिमम, ये हमेशा यील्ड स्ट्रेस से कम होनी चाहिए, और जो डिज़ाइन के लिए है वो फैक्टर ऑफ सेफ्टी ले लिया जाता है बस।
ऐसा मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेंथ थ्योरी, जिसको एस टी वेनेंथ थ्योरी भी कहते हैं, ये भी ब्रिटल के लिए, क्योंकि डक्टाइल का रिजल्ट बहुत ही मतलब अनप्रिडिक्टेबल दे देता है, रिजल्ट सही नहीं देता। ये रोम्बस होता है इसका रिप्रेजेंट करने का तरीका, और जो शियर यील्ड स्ट्रेस अपॉन टेंसाइल यील्ड स्ट्रेस का मान 0.77 होता है, और ये आप इसका इक्वेशन देख ही रहे हो, ठीक है। और यहीं पर फैक्टर ऑफ सेफ्टी ले लिया जाएगा तो वो डिज़ाइन के लिए हो जाएगा, नहीं तो नो फेल्योर के लिए ये वैल्यू होगा, ठीक है। 3D के लिए है। फिर मैक्सिमम शियर स्ट्रेस थ्योरी, इसको गेस्ट या टेरेसास थ्योरी कहते हैं। ये बेस्ट थ्योरी, मतलब बेस्ट सुटेबल, मोस्ट सुटेबल, बेस्ट नहीं कह सकते, मोस्ट सुटेबल थ्योरी इसको कहा जाता है, और हम इसको बेस्ट थ्योरी कहते हैं। इसका हेक्सागन है और इसका एलिप्टिकल है, ठीक है। सॉरी ये बेस्ट नहीं है, बेस्ट है ये मिसेस सेंकी वाली डक्टाइल के लिए, ये बेस्ट थ्योरी है, ये मोस्ट सुटेबल थ्योरी है। इसका ये, इसका है। तो जो शियर स्ट्रेस के लिए 0.5 का होता है, मोस्ट सुटेबल थ्योरी के लिए इतना होता है। ये भी डक्टाइल के लिए होता है, 0.66 होता है। तो उम्मीद करता हूँ कि ये फार्मूला आप लोग याद रखिएगा, ठीक है, ये वाला और ये वाला, ठीक है। और ये 5 तो थ्योरी याद रखिएगा, 5 ही इम्पोर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है कि ये बॉडी ऑफ वेट 1000 किलोग्राम फॉल्स 8 सेंटीमीटर स्ट्राइक 5 कितना स्प्रिंग, डिफॉर्मेशन ऑफ स्प्रिंग विल भी कितना होगा। चलिए, कह रहा कि 1000 किलोग्राम का कोई है, स्प्रिंग के ऊपर गिर रहा है, स्ट्राइक करता है 8 मीटर से, 8 मीटर ऊपर से गिर रहा है, और स्प्रिंग डिफ्लेक्शन निकालना है, कितना होगा डिफ्लेक्शन ऑफ स्प्रिंग। तो एनर्जी कंजर्वेशन हम लोग लगाएंगे, ठीक है। तो हम लोगों ने किया क्या है कि जो स्टिफनेस है वो क्या होता है, लोड अपान डिफ्लेक्शन। लोड निकालना है तो W अपान के, W का मान आपका 1000 किलोग्राम फोर्स दिया है, और यहाँ किलोग्राम में ही आपका डिफ्लेक्शन वो स्टिफनेस भी दिया है, तो दोनों को भाग करेंगे तो यहाँ 2 सेंटीमीटर क्या आ जाएगा, आपका डिफ्लेक्शन आ जाएगा। ये क्या है, लोड को जब हम स्टैटिक लगा रहे हैं तब, यदि फोर्स हमारा किसी हाइट से गिर रहा है तो उसे इम्पैक्ट लोड कहते हैं। तो इम्पैक्ट लोड के लिए कुछ नहीं करना है, इसी स्टैटिक लोड में इम्पैक्ट फैक्टर को निकाल करके मल्टीप्लाई करते हैं। तो इम्पैक्ट फैक्टर का मान होता है 1 + √1 + 2h/del। एच का मान 8 है, डेल का मान अभी हमने निकाला 2 सेंटीमीटर है, तो यहाँ पर रखेंगे तो इम्पैक्ट फैक्टर का मान आ गया 4। अब 4 आ गया इम्पैक्ट फैक्टर का मान, तो यहाँ से स्प्रिंग के लिए जो मैक्सिमम डिफ्लेक्शन है, इम्पैक्ट फैक्टर इंटू स्टैटिक डिफ्लेक्शन, यानी 4 × 2 यानी 8। तो यहाँ से आपका आंसर आ जाएगा ऑप्शन ए 8, ठीक है। अब यहाँ स्प्रिंग क्या है, स्प्रिंग एक समझ लीजिए कि मशीन एलिमेंट है, जो भी है जिसका यूज़ किया जाए तो टू एग्जॉर्ट द एनर्जी टू रिस्टोर इट स्लोली और रैपिडली। कौन सी एनर्जी ऑब्जॉर्व होती है, तो वो होती है आपका पोटेंशियल एनर्जी। घड़ी वड़ी में आप देखे होंगे या टॉयज़ में होते हैं, वो होता है। दूसरा क्या है कुछ एनर्जी क्या होती हैं जो सस्पेंशन का काम करती हैं, शॉकर का काम करती हैं, शॉक एब्जॉर्बर का काम करती हैं। उनमें कई प्रकार की स्प्रिंग होती हैं, जिसमें आपका एक क्लोज कॉइल होती है जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और दूसरा होता है आपका लीफ स्प्रिंग। दो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इन दोनों को एक क्लोज कॉइल का दिया है। तो इसके रिगार्डिंग कुछ यहाँ पर पैरामीटर्स हैं। तो सॉलिड लेंथ क्या होती है, जब ये दबाया जाए और ये एक भी स्प्रिंग के बीच गैप ना रह जाए, दोनों एक में चिपक जाएँ, तो इसे सॉलिड लेंथ कहते हैं। तो n × डायमीटर, डायमीटर का n गुना कर दोगे तो सॉलिड लेंथ ये वाली निकाल आ जाएगी, ठीक है। कैपिटल D अपान स्मॉल d, यानी कॉयल का डायमीटर अपान जो स्प्रिंग का डायमीटर है, इसे क्या कहते हैं, स्प्रिंग इंडेक्स, ठीक है। हाँ, और स्प्रिंग स्टिफनेस क्या होती है, लोड अपान डिफ्लेक्शन, और इसका मान जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो G⁴ अपान 8d³n, ये इंपॉर्टेंट फार्मूला है। ऐसे ही एक्सियल डिफ्लेक्शन ऑफ स्प्रिंग 8wd³ d³n इंटू Gd³, मतलब इसका एकदम से पलट देना है, एक तरीके से देखा जाए पलटा हुआ ही रूप है W को मल्टीप्लाई के साथ। तो ये आ जाएगा आपका डिफ्लेक्शन। और मैक्सिमम शियर स्ट्रेस इन स्प्रिंग क्या होती है, 8wd/πd³, और यहाँ kW क्या है, kW है आपका
वाल करेक्शन फैक्टर, वाल करेक्शन फैक्टर का मान होता है 4c - 1 अपान 4c - 4 प्लस 0.615/c। इसका मान क्या होता है, उसके डायरेक्ट स्ट्रेस और रेडियस ऑफ कर्वेचर के ऊपर मतलब निर्भर करता है। फिर आता है कनेक्शन ऑफ स्प्रिंग। स्प्रिंग को दो तरीके से कनेक्शन कर सकते हैं, एक होता है आपका पैरेलल, दूसरा होता है सीरीज कॉम्बिनेशन। पैरेलल में आप देख सकते हो लोड समान होता है, सॉरी डिफ्लेक्शन del 1 बराबर del 2 सब में बराबर होगा, तो यहाँ पर लोड जुड़ जाएगा। इसके कारण जो इसका कॉम्बिनेशन आएगा के इक्विवेलेंट स्टिफनेस का K1 + K2 + K3 ये आ जाएगा पैरेलल में। इसमें क्या होता है, आपका फोर्स समान होगा, डिफ्लेक्शन जुड़ जाएगा और इक्विवेलेंट 1/K/1 K1 K2 K3 इस तरीके का आ जाएगा। और बता दें आपको, एक स्प्रिंग को जितने नंबर ऑफ पार्ट्स में काट दोगे उसकी स्टिफनेस उतने ही गुना बढ़ जाएगी। क्या, एक स्प्रिंग को जितने नंबर ऑफ पार्ट्स में आप कट करोगे उतने गुना हो जाएगा। 2 में करोगे तो 2K हो जाए, यहाँ K 1 है, 2 में काटा 2K, 3 में काटा 3K, उतने गुना बढ़ती चली जाएगी। लीफ स्प्रिंग की बात करें, एक ट्राली या ट्रकों में यूज हो जाती है। सेमी इलेक्ट्रिकल स्प्रिंग भी कहते हैं इसको। एक को मास्टर स्प्रिंग कहते हैं जो बड़ी वाली होती है, बाकी इसकी ऑक्सिलरी स्प्रिंग होती है, यहाँ पर लोड अप्लाई होता है यहाँ पर और ये बीच में फिक्स होता है। तो इसका जो मैक्सिमम स्ट्रेस का मान होता है 3/2 WL/NBT²। यन क्या है, नंबर ऑफ जो लीफ प्लेट हैं उनके बारे में है। डिफ्लेक्शन 3/8 WL/ENBT³। ठीक है, ये इसका डिफ्लेक्शन। ये दो फार्मूला लीफ स्प्रिंग के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बाकी हमने बता ही दिया कि जो ये वाल करेक्शन फैक्टर है, वाल करेक्शन फैक्टर में आपका जो कंसीडर क्या होता है, इफेक्ट ऑफ डायरेक्ट स्ट्रेस और रेडियस ऑफ कर्वेचर इफेक्ट को कंसीडर किया जाता है। और ये KC क्या है हमने बता दिया, कैपिटल D/स्मॉल d। कैपिटल D आपका कॉइल डायमीटर, ये वायर डायमीटर जो यूज हो रहा है। 4 से 12 होता है मैन्युफैक्चरिंग के केस में स्प्रिंग इंडेक्स का मान, और 6 से 9 क्या होता है, ये बेस्ट हेलिकल स्प्रिंग हैविंग क्लोज टॉलरेंस। हैविंग क्लोज टॉलरेंस इसको याद रखिएगा, 6 से 9 के बीच होता है हैविंग क्लोज टॉलरेंस। ठीक है, हेलिकल स्प्रिंग की बात हो रही है। और बाकी स्ट्रेस कंसंट्रेशन फैक्टर या करेक्शन फैक्टर जो भी इसका मान होता है 2C + 1/2C, ये होता है ड्यू टू कंबाइंड लोडिंग, बेंडिंग प्लस डायरेक्ट लोडिंग के केस में 2C + 1/2C। ये इंपॉर्टेंट फार्मूले हैं दोनों। क्या कहते हैं, कॉन्सेंट्रिक हेलिकल स्प्रिंग वाउंड विथ अपोजिट हैंड। हाँ, 2 स्प्रिंग हैं, मान के चलिए ये ऐसे स्प्रिंग है, और इसके अंदर एक दूसरी कोई स्प्रिंग डाल दिया जाए तो वो कुछ उल्टा डायरेक्शन में ऐसे की जाती है। क्यों की जाती है, उसका कारण टू अवॉइड किसके लिए, बाइंडिंग ऑफ स्प्रिंग। ये दोनों एक दूसरे में चिपक ना जाएं, बाइंड ना हो जाएं, एक ही डायरेक्शन में होंगे। और दूसरा क्या है, बाइकिंग इन केस ऑफ एक्सियल मिसअलाइनमेंट। यदि एक्सियल मिसअलाइनमेंट हो गया तो ये आगे पीछे भी हो सकती हैं। तो इस केस में क्या होती है, जो वाउंड होती हैं, 2 स्प्रिंग होती हैं, कोई एक यदि इस डायरेक्शन में है तो दूसरी इस डायरेक्शन में, उल्टी डायरेक्शन में होगी, याद रखिएगा। ठीक है, फिर टेस्टिंग ऑफ मटेरियल है। टेस्टिंग ऑफ मटेरियल हम क्यों करते हैं, तो टू अंडरस्टैंडिंग द प्रॉपर्टी एंड बिहेवियर ऑफ द मटेरियल अंडर वेरियस कंडीशन। 2 प्रकार से की जाती है, एक को कहते हैं नॉन डिस्ट्रक्टिव, दूसरे को डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग। ठीक है, नॉन डिस्ट्रक्टिव में कितने प्रकार की आती हैं, हम क्या पढ़ते हैं ये नहीं, कितने प्रकार की होती है वो हम बता रहे हैं। विजुअल टेस्टिंग, अल्ट्रासोनिक टेस्टिंग, रेडियोग्राफिक टेस्टिंग, मैग्नेटिक टेस्टिंग, लिक्विड पेनिट्रेशन टेस्टिंग, एडी करंट टेस्टिंग, थर्मोग्राफिक टेस्टिंग, और क्या कहते हैं अक्वेस्टिक इमिशन टेस्टिंग और हार्डनेस टेस्टिंग। इसमें भी पेनिट्रेट ही कराया जाता है। मटेरियल क्या है, नो वेस्टिंग ऑफ मटेरियल, मटेरियल वेस्ट नहीं होता है। दूसरा क्या है, डिस्ट्रक्टिव। डिस्ट्रक्टिव में क्या है, वेस्टिंग ऑफ मटेरियल, मटेरियल वेस्ट हो जाए, जैसे टेंसाइल टेस्ट, कंप्रेसिव टेस्ट, इम्पैक्ट टेस्ट, फैकिट टेस्ट, क्रिप टेस्ट, बियर टेस्ट, सीयर टेस्ट और टॉर्जन टेस्ट। इसमें क्या है, मटेरियल वेस्ट होता है, तो ये इंपॉर्टेंट है। और इसी के साथ इसका समझ लीजिए एक प्रैक्टिस सेट समाप्त हो जाता है। आप चाहें तो इसको स्पीड में देख सकते हैं, उसके कहने की ज़रूरत नहीं है, इतना मैंने स्लो वीडियो चलाया है, आपको स्पीड में देखना ही पड़ेगा। बाकी के लिए आप बने रहिए। यदि RRB JEE या अन्य किसी टेक्नीशियन, साइंटिस्ट जैसे एग्ज़ामों की तैयारी कर रहे हैं तो धन्यवाद। जय हिंद।